everyone, welcome to your very own Easily. This is Dr. Sudha, your mentor for biology. So, in our today's class, which chapter we are going to start? जैसे कि आपको पता है ऑलरेडी हम एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स खत्म कर चुके हैं, ठीक है। मतलब हम जो प्लांट्स की स्टडी को कंटिन्यू करते हुए आज हम उसी कड़ी में एक और नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है ट्रांसपोर्ट इन हायर प्लांट्स। ठीक है, ट्रांसपोर्ट का मीनिंग क्या समझते हैं बेटा? व्हाट डू यू मीन बाय ट्रांसपोर्ट? ठीक है, हम इसके बारे में बात करेंगे। अगर हमारी बॉडी के अंदर एक ट्रांसपोर्ट सिस्टम है, बहुत सारे जो हम खाना खाते हैं, जो हम मिनरल्स, वाटर, व्हाटएवर है ना, बहुत सारी एनर्जी मतलब शरीर को चाहिए होती है, उसके लिए हमारे पास एक सिस्टम है जिसकी वजह से हम जितने भी हमारी रिक्वायरमेंट्स हैं, बहुत सारे सब्सटेंसेस हैं जो हम एक सेल से दूसरे सेल के तक ट्रांसपोर्ट करवा पाते हैं। ठीक है, दैट इज सर्कुलेटरी सिस्टम। बट क्या प्लांट्स के पास भी ऐसा कोई सिस्टम है? हम उसके बारे में बात करेंगे। फिर हम ये देखेंगे कि जैसे हमारी अगर हम हाइट की बात करें तो वी हैव अ लिमिटेड हाइट, है ना, मुश्किल से 5-6 फीट तक हाइट होती है। तो ठीक है, हमारे अंदर हम समझ में आते हैं कि ब्लड है, ब्लड के थ्रू पूरा का पूरा जो सब्सटेंसेस है, बहुत सारे इंपॉर्टेंट सब्सटेंसेस जो सब सेल्स को चाहिए होते हैं, वो एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रांसपोर्ट हो जाते हैं। बट व्हाट अबाउट प्लांट्स? तो प्लांट्स के पास कौन से ऐसे मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है, किस तरह से ट्रांसपोर्ट हो रहा है, किन सब्सटेंसेस का ट्रांसपोर्ट हो रहा है, तो इन सब के बारे में आज हम बहुत ही अच्छे से पूरा इसका डिस्कशन करने वाले हैं। और ये चैप्टर जो है बहुत ही इजी लगेगा आपको समझने के बाद। मतलब जो हमारी बॉटनी की क्लासेस हैं, दे आर रियली गोइंग टू बी वेरी इंटरेस्टिंग एंड अमेजिंग। बट इससे पहले कि हम कुछ भी स्टार्ट करें, एक बार ये देख लेते हैं कि हमारे जिस प्लेटफॉर्म पे हम इजली प्लेटफॉर्म पे हम जिन क्लासेस को देख रहे हैं, इतनी अमेजिंग क्लासेस को हम देख रहे हैं, उस अमेजिंग प्लेटफॉर्म के साथ मतलब इजली ऐप के साथ आपको जुड़ना कैसे है। ठीक है, तो उसके लिए क्या करेंगे, जल्दी से देखेंगे। कहाँ जाएंगे? गूगल प्ले स्टोर पर जाएंगे। ठीक है, गूगल प्ले स्टोर पर जाते ही क्या करना है, आपको ऐप डाउनलोड करना है। ठीक है, तो इजिली ऐप को क्या कर लेंगे, डाउनलोड कर लेंगे। न्यू यूजर जैसे ही अपना मोबाइल नंबर फिल करेंगे तो यू विल हैव ए ऑप्शन टू क्रिएट न्यू अकाउंट। नए अकाउंट पे क्लिक कर देंगे और इसी के बाद ही आपसे पूछी जाएगी कुछ जानकारी आपके बारे में। ठीक है, तो वो सारी इंफॉर्मेशन आप फिल कर देंगे। उसके बाद जैसे ही आप वेरीफाई विद ओटीपी पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने पास आएगा एक ओटीपी नंबर और उस ओटीपी नंबर से आप कर देंगे वेरीफाई। ठीक है, आफ्टर दैट इतना कुछ करने के बाद आपके सामने खुलते हैं कुछ कोर्सेज और आपको कौन सा कोर्स ज्वाइन करना है, यू हैव टू ज्वाइन दिस नीट कोर्स। ठीक है, और क्लास कौन सी है आपकी? क्योंकि ये प्रारंभ बैच है तो आप क्लास अपनी टिक कर देंगे 11th क्लास को। ठीक है, और इसी के बाद आपके सामने बायोलॉजी, केमिस्ट्री और फिजिक्स, वो सब्जेक्ट्स जो हमारी नीट की प्रेपरेशन के लिए 11th में और 12th में दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, अब अगर आप इन तीनों सब्जेक्ट्स को पढ़ना चाहते हैं, है ना, पूरा का पूरा प्रारंभ का जो कोर्स है या टॉपर्स का कोर्स है, नीट का कोर्स है, अगर आप मान लो यहाँ पे प्रारंभ का कोर्स परचेज करना चाहते हैं, राइट, तो आपको इन तीनों सब्जेक्ट्स की जो फीस है वो देनी पड़ेगी 8,999 रुपीज़। अब बहुत सारे बच्चों को ये लगता है कि यार इतनी फीस तो शायद हम ना दे पाए, मतलब कोई भी रीज़न हो सकता है, ना दे पा रहे हैं या देना नहीं चाहते हैं, व्हाटएवर, है ना, कुछ भी प्रॉब्लम हो सकती है किसी के साथ भी। बट अब यहाँ पर आपके लिए एक बहुत अच्छी खबर है कि हमने आपके लिए पूरा का पूरा कोर्स जो है फ्री लॉन्च किया हुआ है, फ्री अवेलेबल है। बस आपको करना क्या है, आपको ये कूपन कोड फ्री इजीली एंटर करना है। जैसे ही आप फ्री इजीली को एंटर कर देते हैं, आपके सामने ये जो पूरी की पूरा जो अमाउंट लिखा हुआ है ये हो जाता है वेब ऑफ, है ना। बट अब ये नहीं समझना कि अगर आपको ये कोर्स फ्री में मिल रहा है तो कहीं भी हम कहीं क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं। क्वालिटी में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है। इवन आपको जो ऐप पर वीडियोस मिलेंगे दे आर विद अ वेरी गुड क्वालिटी और विदाउट एनी डिस्ट्रैक्शन। मतलब अगर आप यूट्यूब पे वीडियोस देखते हैं तो आपको कहीं ना कहीं बहुत सारी एडवर्टाइजमेंट आ जाती है जिसकी वजह से हम थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट भी हो जाते हैं और हो सकता है हमारा फोकस भी हट जाता हो। ठीक है, तो ऐप पर अगर आप इन वीडियोस को देखते हैं तो फ्री इजीली कूपन कोड को एंटर करते हैं तो आपको मिलता है बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, बहुत ही अच्छी तरह से वेल प्रिपेयर्ड, वेल स्ट्रक्चर्ड कोर्स फॉर 11th 12th बोर्ड्स एंड नीट के लिए। ठीक है,
तो इसी के साथ ही हम स्टार्ट कर लेते हैं हमारा आज का चैप्टर, और हमारे आज के चैप्टर का टॉपिक क्या है, ठीक है, डिस्कशन का टॉपिक क्या है, राइट। तो डिस्कशन के जब हम टॉपिक की बात करते हैं तो हमारे सामने देखो, हम बात करेंगे ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स के अंदर, ठीक है। हम बात करेंगे इंट्रोडक्शन, क्या होता है ट्रांसपोर्ट, और हम साथ ही साथ देखेंगे मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट के बारे में, ठीक है। ये आपके सामने क्या है, दिस इज अ ट्री, है ना, और ट्री के अंदर चलो अब इसको समझते हैं, इस डायग्राम के थ्रू समझते हैं हम पूरा का पूरा चैप्टर। तो सबसे पहले आप ये बताइए मुझे, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय ट्रांसपोर्ट। देखो, कोई भी टॉपिक अगर आपको दे दिया जाए, है ना, हर टॉपिक के ऊपर अगर आप कुछ अपना मतलब जानकारी देना चाहते हैं, बोलना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, व्हाटएवर, तो अपने आप से ना बेटा बस 3 क्वेश्चंस के आंसर पूछ लिया करो। क्या? सबसे पहले व्हाट, देन व्हाई, देन हाउ। अगर आपने इन 3 क्वेश्चंस के आंसर ढूंढ लेते हैं, आप अपना जो भी टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, तो आपको जो एक तरह से पूरे चैप्टर की जो समरी है वो बहुत अच्छे से याद हो जाती है, मतलब बहुत अच्छे से कंसेप्ट्स लर्न हो जाते हैं आपको, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि अगर मैं बात कर रही हूँ ट्रांसपोर्ट की, अगर मैं किसकी बात कर रही हूँ, मैं बात कर रही हूँ बेटा ट्रांसपोर्ट की, राइट। तो सबसे पहले देखो हमारे चैप्टर का नाम क्या है, ओके, हमारे चैप्टर का नाम क्या है, दिस इज ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स, ठीक है, दिस इज ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स, ओके। सबसे पहले क्वेश्चन हमारे सामने ये आता है, व्हाट इज ट्रांसपोर्ट, है ना। सबसे पहले ये बताएंगे मुझे व्हाट इज ट्रांसपोर्ट। तो ट्रांसपोर्ट का मतलब क्या होता है, टू कैरी, है ना, द सब्सटेंसेस कह लो या कुछ भी कह लो, थिंग्स, टू कैरी द सब्सटेंसेस फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, ठीक है। स्कूल से घर जाना है आपको और घर से आपको स्कूल आना है, तो उसके लिए अगर आपका स्कूल मान लो दूर है, आपका घर दूर है ना, तो आप क्या करते हैं, कोई ना कोई ट्रांसपोर्ट का साधन, मतलब आपको कैरी करने के लिए, आपको ले जाने के लिए, या तो कोई ना कोई मतलब व्हीकल चाहिए हमें, इट कैन बी स्कूल बस, इट कैन बी योर कार या साइकिल, व्हाटएवर, है ना। तो वो क्या है, दैट इज अ मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। तो मतलब ट्रांसपोर्ट का मतलब क्या है, टू कैरी द सब्सटेंसेस फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। ट्रांसपोर्ट का मतलब हम समझ गए हैं, कोई भी ऐसा मीन्स जो किसी भी चीज को कैरी करने में हेल्प करे, ओके। तो अब हम देख रहे हैं, अगर मैं बात करूं ट्रांसपोर्ट इन एनिमल्स, ठीक है, एनिमल्स के अंदर ट्रांसपोर्ट का मतलब मैं क्या समझूंगी। देखो, हम खाना खाते हैं, ठीक है, क्यों खाते हैं खाना, एनर्जी के लिए, ठीक है। तो खाना खाएंगे एनर्जी आएगी, तो क्या ऐसा होता है कि सिंपली हमने खाना खाया और हमें एनर्जी मिल गई, नहीं। हमें पता है कि बहुत सारे हमारी बॉडी के अंदर प्रोसेसेस होते हैं, जो भी फूड हम खाते हैं वो डाइजेस्ट होता है, डाइजेस्ट होने के बाद वो सिंपलर सब्सटेंसेस ग्लूकोज के अंदर कन्वर्ट होता है, और वो ग्लूकोज कौन एब्जॉर्ब करता है, ब्लड एब्जॉर्ब करता है, ठीक है। अब वो ग्लूकोज हो गया, या जब आप रेस्पिरेशन के थ्रू ऑक्सीजन लेते हो, ऑक्सीजन हो गई, या बहुत सारे ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जो हमारे सब सेल्स को चाहिए, है ना। मेरे इस हाथ के सेल्स को भी चाहिए, मेरे पैर के सेल्स को भी चाहिए, ठीक है। तो मतलब कहने का ये, उन सब सब्सटेंसेस को कैरी करने के लिए वी हैव अ ब्लड, वी हैव अ सर्कुलेटरी सिस्टम। उस ब्लड को पंप करने के लिए हमारे पास हार्ट है, जिसकी वजह से सब सब्सटेंसेस जो है हर बॉडी के हर सेल के पास पहुंच पाते हैं। मतलब इन एनिमल्स के अंदर हमारे पास क्या है बेटा, वी हैव सर्कुलेटरी सिस्टम, वी हैव सर्कुलेटरी सिस्टम, ठीक है, ओके। तो क्या मैम ऐसा सर्कुलेटरी सिस्टम प्लांट्स के पास भी होगा, यही आज हमें समझना है कि हाउ डज ट्रांसपोर्ट टेक्स प्लेस इन प्लांट्स, ठीक है। तो प्लांट्स के पास तो बेटा ऐसा कोई भी सर्कुलेटरी सिस्टम नहीं है, प्लांट्स के पास तो ऐसा कोई भी सर्कुलेटरी सिस्टम नहीं है। क्या कभी आपने ये सोचा है कि
जैसा कि मैंने आपको बताया कि हमारी हाइट एक मिनिमम, मतलब कितना मिनिमम, क्या हम एक एवरेज ले लें तो कितनी हाइट हो सकती है ह्यूमन बींग्स की? 6 फीट हो जाएगी, 7 फीट मैक्सिमम से मैक्सिमम हो जाएगी, या ऑन एन एवरेज वी हैव अ 5 फीट के अराउंड हमारी हाइट होती है। ठीक है, तो चलो तब तो हमें समझ में आता है कि ठीक है यार, ब्लड है, ब्लड पूरी बॉडी का तो सर्कुलेट कर रहा है, और ब्लड जो है सब सब्सटेंसेस को पहुंचा रहा है, कहाँ से लेकर डाइजेशन होने के बाद सब सेल्स के पास जो एनर्जी है वो पहुंच जाती है। ठीक है, बट व्हाट अबाउट प्लांट्स? प्लांट्स की हाइट तो बहुत ऊंची चली जाती है। यूकेलिप्टस को ही देख लो, कितने मतलब हाइट तक ये प्लांट्स क्या है, ग्रो कर जाते हैं। हमने क्या पढ़ा हुआ अभी तक? पूरी की पूरी प्लांट किंगडम के अंदर देयर आर 5 कैटेगरीज। ठीक है, जैसे कि हमने पढ़े एल्गी पढ़ी, हमने ब्रायोफाइट्स पढ़े, हमने टेरिडोफाइट्स पढ़े। ठीक है, और साथ ही साथ हमने जिम्नोस्पर्म एंजियोस्पर्म की बात की। हमने ये देखा जो एल्गी और जो ब्रायोफाइट्स है वो तो चलो पानी के अंदर रहते हैं, तो डिफ्यूजन के थ्रू, वाटर के थ्रू जो सब्सटेंसेस का था वो आपस में आदान प्रदान या एक्सचेंज हो जाता था। ठीक है, फिर आए टेरिडोफाइट्स। हमने ये समझा था कि जब टेरिडोफाइट्स आए, जब फर्स्ट टाइम लैंड के ऊपर प्लांट्स आने शुरू हुए, तब क्या हुआ? तब उनके पास जाइलम फ्लोएम, मतलब कुछ वेस्कुलर टिश्यू आना शुरू हो गया, कुछ वेसल्स आने शुरू हो गई। ठीक है, वही वेसल्स आगे जाके फिर जिम्नोस्पर्म में कंटिन्यू की, वही वेसल्स कहाँ कंटिन्यू की? एंजियोस्पर्म्स के अंदर की। और एंजियोस्पर्म आज के टाइम के सबसे एडवांस प्लांट्स है। मतलब हमारे पास वेरियस मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, अगर हमारी बॉडी के अंदर सर्कुलेटरी सिस्टम है तो प्लांट के पास भी ऐसे कुछ ना कुछ साधन है जिसकी वजह से प्लांट बहुत सारे सब्सटेंसेस को कहाँ मूव करवा सकता है, कैरी कर सकता है एक प्लेस से लेके दूसरे प्लेस की तरफ। ठीक है, तो मतलब फॉर एग्जाम्पल आपको अगर मैं बोल दूं पानी की बकेट भरी हुई है, ठीक है, आपको सपोज आप कहीं मिडल वाले फ्लोर पर है, आपको वो बकेट लेकर कहाँ जाना है? नीचे जाना है और ऊपर भी जाना है ना। फूड है, फूड आपके पास एक बकेट वाटर की है, एक बकेट आपके पास फूड की है। तो आपको अगर ये बोल दिया जाए कि सीढ़ियाँ चढ़ के आपको फूड ऊपर वाले 7th फ्लोर तक लेकर जाना है, तो क्या इजी होगा? नहीं, मुश्किल हो जाएगा, है ना। आप क्या सोचेंगे, यार कोई लिफ्ट में चले जाते हैं, है ना। और या क्या होगा, अगर आपको नीचे भी जाना है, नीचे भी मान लो अगर आपको पानी और खाना पहुंचाना है, तो शायद वो भी आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। आप मान लो 3rd फ्लोर से आपको 7th पे 8th फ्लोर पे जाना है, या 3rd फ्लोर से और 7th फ्लोर पे जाके फिर आपको वापस नीचे तक आना है, राइट। तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो ऐसा ही प्लांट्स के लिए भी मुश्किल था। तो इसीलिए प्लांट्स को कुछ ऐसी पाइप्स लगानी पड़ी। क्या लगानी पड़ी? कुछ ऐसी पाइप्स लगानी पड़ी जिनको हम समझते हैं, अब वो पाइप्स क्या है? जाइलम एंड फ्लोएम है। ठीक है, तो अब हम आज जो डिस्कशन करेंगे, आज हम यही डिस्कशन करेंगे कि ट्रांसफर प्लांट्स के अंदर कैसे होता है। तो इसके लिए हम बात कर लें कि कुछ सब्सटेंसेस को मूव करना पड़ता है बहुत दूर तक और कुछ को मूव करना पड़ता है बहुत पास तक। फॉर एग्जाम्पल चलो हम एक काम करते हैं, मान लो एक सेकेंड, लेट मी चूज ग्रीन कलर। ओके, ये मान लो बेटा एक प्लांट है, ठीक है, ये क्या है? इसका लीफ है, ऐसे ही और लीफ है इसका, ठीक है, ये पूरा प्लांट है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ये हमने बनाया है इसके लिए लीफ, राइट, ओके। और ये क्या है बेटा? ये जो मैं बना रही हूँ, हालांकि रूट्स ग्रीन कलर की नहीं होती है, बट चलो ये क्या है बेटा? दीज आर रूट्स, राइट, ठीक है। ये क्या है बेटा? लीफ है। और अब देखो, सबसे पहले बात कर रहे हैं व्हाट इज ट्रांसपोर्ट, वो हमने समझ लिया, कैरी करना, किस चीज को कैरी करना, व्हाट इज नीड टू बी ट्रांसपोर्ट। देखो हम बात कर लें, अगर खाना है, खाना एक जगह से दूसरी जगह ले जाने की जरूरत है, ठीक है। प्लांट के केस में बात करें तो वाटर भी हो सकता है, ठीक है, सॉइल से एब्जॉर्ब करेगा, मिनरल्स भी हो सकते हैं, या कुछ हार्मोन्स भी हो सकते हैं, ठीक है। ये चीजें हैं जिनको ट्रांसपोर्ट करने की जरूरत है। यहां पे कर दें हम थिंग्स टू बी ट्रांसपोर्टेड, थिंग्स टू बी ट्रांसपोर्टेड, ठीक है। चलो अब देखो, फूड कहाँ बनेगा? फूड बनेगा बेटा यहाँ लीफ में, है ना। फूड कहाँ बनेगा?
फूड बनता है मान लो यहाँ पे, फूड बनता है यहाँ पे लीफ में, ये मान लो फूड बना, ठीक है। अब ये फूड अकेला लीफ थोड़ा ना रखेगा, लीफ नहीं रखेगा, वो फूड क्या करेगा, फूड को ट्रांसपोर्ट करना, देखो रूट्स को भी चाहिए फूड। एक काम करते हैं, फूड किसको चाहिए बेटा, फूड्स, ओके चलो ये वाला ले लेते हैं। देखो एक तो बेटा ये है वेसल, एक हम वेसल ले लेते हैं, व्हाट इज दिस, हाँ एक हम वेसल ले लेते हैं यहाँ पे, ठीक है, दूसरी हम ले लेते हैं यहाँ पे। हालांकि ऐसा अरेंजमेंट नहीं होता, एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स में हम पढ़ के आए हैं कि जाइलम एंड फ्लोएम का अरेंजमेंट कैसा होता है, बट समझाने के लिए मान लो ये जो आपकी ट्यूब है, चलो इसको कलर थोड़ा और देते हैं, हाँ ये जो आपकी ट्यूब है ना, दिस वन, दिस वेसल, ये कैरी करती है बेटा फ्लोएम, सॉरी फूड को, दिस इज फूड को कैरी करती है, ठीक है। तो ये कौन सी वेसल है आपको पता है, दैट इज फ्लोएम। तो फूड, एक सेकेंड, फूड यहां से रूट को भी चाहिए और ऊपर भी जाएगा, फूड है ना ऊपर भी जाएगा बाकी पार्ट्स को, और ये वाला पोर्शन क्या है, जाइलम, दिस इज जाइलम। और अब आपको पता है जाइलम के थ्रू किसका ट्रांसपोर्ट होता है, वाटर का, है ना, हमने पढ़ा हुआ है। वाटर एंड मिनरल्स दे आर ट्रांसपोर्टेड थ्रू जाइलम, ठीक है। तो ये देखो ये क्या है बेटा, सॉइल, सॉइल के अंदर क्या है, सॉइल के अंदर क्या है, H2O, H2O मतलब वाटर है, ठीक है। और अब ये वाटर रूट्स के थ्रू एब्जॉर्ब होगा और जिसके थ्रू कुछ मिनरल भी एब्जॉर्ब होंगे और कहाँ जाएगा, जाइलम से होता हुआ लीफ तक जाएगा, ठीक है, ताकि वाटर को यूज करके प्लांट क्या कर सके, फोटोसिंथेसिस कर सके और क्या बना सके, यहाँ पर फूड बना सके, ठीक है। तो इसका मतलब फूड का ट्रांसपोर्ट हम पता है फ्लोएम के थ्रू होता है और जाइलम के थ्रू किसका ट्रांसपोर्ट होता है, वाटर एंड मिनरल का, राइट। तो इसके लिए हमारे पास, अब देखो, अब मेरी बात को ध्यान से सुनना, बॉडी के अंदर, सॉरी प्लांट बॉडी की अगर हम बात करें तो मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट की बात कर रहे हैं, तो सबसे पहले बात कर लेते हैं हम, ट्रांसपोर्ट होता कितनी टाइप का है बेटा, ट्रांसपोर्ट थोड़े से डिस्टेंस पे मान लो आपको लेके जाना है, शॉर्ट डिस्टेंस, सपोज मम्मी ने ये बोला ये पड़ोसी के घर पर खाना दे आओ, कुछ भी मम्मी ने कोई स्पेशल डिश बनाई और आपको ये बोला कि ऐसा करो पड़ोसी के घर पे खाना देकर, पड़ोसी मतलब आपके पास वाला है ना, आपके पास में जो है, तो आप हो सकता है पैदल ही चले जाएंगे शॉर्ट डिस्टेंस पे, तो दैट इज शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट। और एक होता है मम्मी ने ये बोला कि भाई बहुत कोई आपके रिलेटिव हैं तो वहाँ तक देकर आना है, लंबा डिस्टेंस ट्रैवल करके आपको जो भी मम्मी ने सामान दिया आपको वो पकड़ा के आना है, ठीक है, दैट इज लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट। तो ऐसे ही प्लांट के पास भी होता है, प्लांट के पास क्या होता है कि कुछ जो ट्रांसपोर्ट है सब्सटेंसेस का वो होते हैं थोड़े से डिस्टेंस के लिए, और कुछ होता है बहुत, मतलब रूट से लेके प्लांट की टॉप मोस्ट पोजीशन तक अगर आपको वाटर पहुंचाना है तो दैट इज ए लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट, ठीक है। तो हम आज इस चैप्टर के अंदर हम शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट को बहुत अच्छे से समझेंगे और साथ ही साथ हम समझेंगे लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट क्या होता है, ठीक है। चलो अब एक बार देखो, इतनी सी ब्रीफ इंट्रोडक्शन के बाद एक बार अपने आते हैं कहाँ पर, एनसीईआरटी के पास। हाउ डज एनसीईआरटी स्टार्ट दिस चैप्टर, देखो सिंपल सी डायग्राम के थ्रू समझना, वाटर एब्जॉर्ब हो रहा है रूट्स के थ्रू, अब देखो कितनी ऊंचाई पे है ये पूरे ट्रीज, तो वाटर का कैरी किया जाता है सबसे टॉप मोस्ट पार्ट पे और वहां से वाटर एवेपोरेट्स हो जाता है इनटू द एटमॉस्फेयर थ्रू लीव्स, फ्रॉम द लीव्स, है ना। तो इसका मतलब ये कौन सी वेसल्स के थ्रू हो रहा है, जाइलम, और ये कौन सा ट्रांसपोर्ट है, ये कौन सा ट्रांसपोर्ट है, दिस इज लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट, ठीक है, ओके। ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर के लिए कौन सी वेसल्स है, जाइलम। चलो अब एक बार एनसीईआरटी को देखो, हैव यू एवर वंडर्ड, क्या आपको कभी हैरानी हुई है कि कैसे वाटर टॉप ऑफ टॉल ट्रीज के ऊपर पहुंचता है ना, और फॉर दैट मैटर हाउ एंड वाई, वही बात आ गई, व्हाट, वाई एंड हाउ, हाउ एंड वाई
substances move from one cell to another? क्यों मूव करते हैं? क्योंकि भाई सबको खाना चाहिए, सबको जिंदा रहने के लिए पानी चाहिए, खाना चाहिए, राइट? ओके, whether all the substances, क्या सारे के सारे substances इस तरह से मूव करते हैं, हम ये देखेंगे. And in the same direction, and whether metabolic energy is required for moving substances or not. अगर आपको घर से आपके पड़ोसी तक ट्रेवल करके जाना है तो शायद आप पैदल चले जाएंगे, ज़्यादा एनर्जी नहीं लगेगी, है ना. बट हो सकता है लॉन्ग डिस्टेंस के लिए आपको बहुत ज़्यादा एनर्जी चाहिए. तो हम ये भी डिस्कस करेंगे, ये जो प्रोसेसेस है शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट या लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट, क्या उनको कहीं से भी एनर्जी की ज़रूरत है या बिना एनर्जी के भी हो जाते हैं, एनर्जी कंजम्पशन के. ठीक है, तो देखो प्लांट्स को, क्वेश्चन का आंसर देखो, प्लांट्स नीड टू मूव मॉलिक्यूल्स over very long distances, much more than animals. बहुत हाइट तक होते हैं बेटा ये प्लांट्स. ठीक है, they also do not have a circulatory system. एक तो बेचारे इतने इतने लंबे हो गए एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स. ठीक है, बहुत हाइट तक इनको अपना खाना पीना पहुंचाना है. दूसरा, इनके पास कोई सर्कुलेटरी सिस्टम नहीं है. ठीक है, तो वाटर को कौन पहुंचाएगा? रूट्स. रूट से वाटर अगर एब्जॉर्ब हुआ है तो क्या वो सिर्फ कुछ डिस्टेंस तक जाएगा? नहीं, प्लांट के हर पार्ट को वाटर चाहिए. ठीक है, हैज टू रीच ऑल द पार्ट्स ऑफ द प्लांट अप टू द वेरी टिप ऑफ द ग्रोइंग स्टेम. इवन चाहे वो छोटा सा प्लांट है या बहुत बड़ी हाइट पे प्लांट है, हर टिप को क्या चाहिए? वाटर चाहिए. ओके, अब क्या होगा? फोटोसिंथेट्स और फूड सिंथेसाइज्ड बाय लीव्स. फूड को क्या बोल रहे हैं हम? फोटोसिंथेट्स. मतलब फोटोसिंथेसिस के बाद जो हमारे पास प्रोडक्ट आ रहा है दैट इज फूड. दैट फूड प्लांट ने क्यों बनाया? लीव्स के अंदर फूड बना, क्यों बनाया? क्योंकि हर पार्ट को चाहिए. तो उसको भी हम मूव करेंगे टू ऑल द पार्ट्स, इंक्लूडिंग इस रूट टिप तक भी जाएगा फूड लीव से होकर. ठीक है, एम्बेडेड डीप इनसाइड द सॉइल. ठीक है, आई होप हमें ये बात क्लियर है बहुत अच्छे से. आगे चलो. ओके, मूवमेंट अक्रॉस शॉर्ट डिस्टेंसेस. अब देखो शॉर्ट डिस्टेंस की बात कर रहे हैं. शॉर्ट डिस्टेंस वाला जो ट्रांसपोर्ट है वो कैसे हो सकता है? 1 मिनट हम यहीं पे समझते हैं. हाँ, इट कैन बी, मान लो ये मेरे पास बेटा एक सेल है. एक सेकेंड, ये मेरे पास एक सेल है. ठीक है, ये दूसरा सेल है. ठीक है, तो यहाँ पे मान लो कोई सब्सटेंसेस हैं, यहाँ भी है. ठीक है, एक तो जो शॉर्ट डिस्टेंस का मतलब सेल के अंदर ही ट्रांसपोर्ट हो जाए. ठीक है, बहुत सारे ऑर्गेनेल सबको चाहिए, सेल के अंदर ही अगर ट्रांसपोर्ट हो रहा है तो इसको हम बोल देते हैं, एक सेकेंड, हाँ, अगर सेल के अंदर ही ट्रांसपोर्ट हो रहा है तो उसको हम बोल देते हैं सेल विद इन सेल. सेल विद इन ट्रांसपोर्ट हो सकता है. सेल टू एक सेल से दूसरे सेल में भी हो सकता है. सेल टू सेल भी हो सकता है. ठीक है, सेल टू आउटर साइड में नेबरिंग सेल्स को भी हो सकता है. तो देयर कैन बी वेरियस वेज ऑफ शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट. शॉर्ट डिस्टेंस का मतलब आई होप आप समझ गए होंगे कि इट कैन अकर within the cell, across the membranes, membrane को क्रॉस करके, and from cell to cell within the tissue has also to take place. तीनों बातों को बेटा ध्यान से सुनना, तीनों बातों को ध्यान से सुनना. अगर ये सब्सटेंसेस यहाँ से यहाँ पे मूव कर रहे हैं तो ये कौन सा हो गया? सेल विद इन सेल. अगर ये मेम्ब्रेन क्रॉस करके जा रहे हैं तो सेल टू मेम्ब्रेन, विद इन मेम्ब्रेन. इसको ऐसे लिखो, पास थ्रू मेम्ब्रेन, पासिंग थ्रू मेम्ब्रेन. ठीक है, थ्रू मेम्ब्रेन, दैट इज ऑल्सो शॉर्ट डिस्टेंस. ठीक है, और ये कौन सा है? सेल टू सेल. कहाँ होंगे सेल टू सेल? इन टिश्यूज में. ठीक है, तो ये सब क्या है? दीज आर द शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट. राइट, ओके, आगे देखो. To understand some of the transport processes that take place in plant, one would have
to recollect one's basic knowledge about the structure of the cell and anatomy of the plant body. हमने जब हमने anatomy किया था, हमने बहुत सारे cells आसपास बनाए थे, ठीक है. तो अब सेल के अंदर भी ट्रांसपोर्ट हो सकता है, एक सेल से दूसरे सेल में भी हो सकता है, ठीक है. तो सेल की मेम्ब्रेन से भी क्रॉस करके बहुत सारे सब्सटेंसेस बाहर आ सकते हैं, बहुत सारे सब्सटेंसेस अंदर आ सकते हैं, ठीक है. तो वी ऑल्सो नीड टू रिविजिट अवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ डिफ्यूजन. अब हमें ये देखना है, सेल वाले चैप्टर के अंदर हम पढ़ेंगे कि कुछ सब्सटेंसेस जो शॉर्ट डिस्टेंस पे मूव करते हैं वो कैसे मूव कर सकते हैं. दे कैन मूव टू डिफ्यूजन और फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन और एक्टिव ट्रांसपोर्ट और साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग, ठीक है. ओके, Besides gaining some knowledge about chemical potential and ions, इन सब की हम बात करेंगे. When we talk about the movement of substances, सबसे पहले हमें define ये करना है किस तरह की movement हम बात करेंगे and also what substances we are looking at. Flowering plants में जो भी substances जिनको ज़रूरत है transport करने की, that are need to be transported, वो हमने पहले ही समझा क्या हो सकते हैं. That can be water, that can be mineral, that can be organic nutrients और that can be plant growth regulator, मतलब hormones, ठीक है. Our small distance substances move by diffusion and by cytoplasmic streaming, supplemented by active transport, and transport over longer distance proceeds through vascular system, that is xylem and phloem, and is called translocation. ध्यान से देखो, add into your notes. तो long distance के अंदर हमारे पास क्या है? हमारे पास है जाइलम एंड फ्लोएम. जाइलम एंड फ्लोएम के थ्रू अगर हम ट्रांसपोर्ट करवाते हैं तो उसको क्या बोलते हैं बेटा? ट्रांसलोकेशन. उसको क्या बोलते हैं? ट्रांसलोकेशन, ठीक है. बट जब मैं शॉर्ट डिस्टेंस की बात करूं, जब मैं किसकी बात करूं, ये सारे जो भी हमने एग्जांपल्स की, ये सारी क्या है? शॉर्ट डिस्टेंस है. मेम्ब्रेन के अंदर भी जा सकती है चीज़ें. तो ये कौन सा है? शॉर्ट डिस्टेंस. और शॉर्ट डिस्टेंस के अंदर हमारे पास कुछ सिंपल से प्रोसेसेस हैं, क्योंकि ज़्यादा दूर तक नहीं जाना है, पास में ही जाना है. तो वी कैन हैव डिफ्यूज़न को हम पढ़ेंगे, ओके. देन हम पढ़ेंगे फैसिलिटेटेड डिफ्यूज़न को, फैसिलिटेटेड डिफ्यूज़न को, ठीक है. देन हम पढ़ेंगे इसके अंदर एक्टिव ट्रांसपोर्ट और साथ ही साथ हम क्या पढ़ेंगे? साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग. नंबर 4 हम यहाँ पे लिख लेते हैं, साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग, ठीक है. ओके, साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग, राइट. तो ये कौन से शॉर्ट डिस्टेंस पे जो आपको ट्रांसपोर्ट करवाना है उसके लिए आपके पास कौन कौन से प्रोसेसेस है? डिफ्यूज़न, फैसिलिटेटेड डिफ्यूज़न, एक्टिव ट्रांसपोर्ट एंड साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग. और जब हम लॉन्ग डिस्टेंस पे ट्रांसपोर्ट की बात करेंगे तब हम बात करेंगे जाइलम और फ्लोएम की. और वो ट्रांसपोर्ट जो जाइलम एंड फ्लोएम के थ्रू होता है उसको बोलते हैं बेटा ट्रांसलोकेशन. क्या बोलते हैं? ट्रांसलोकेशन, ठीक है. चलो, ओके, नाउ कम. An important aspect that needs to be considered is the direction of transport. किस डायरेक्शन में होता है ट्रांसपोर्ट, ठीक है. तो उसको हम समझ लेते हैं. देखो, जब हम जाइलम की बात करते हैं, जब हम किसकी बात करते हैं? जाइलम की. जाइलम के थ्रू वाटर एंड मिनरल्स का ट्रांसपोर्ट होता है. दैट इज यूनिडायरेक्शनल. वाटर और मिनरल का ट्रांसपोर्ट थ्रू जाइलम इज यूनिडायरेक्शनल. रूट से अपवर्ड डायरेक्शन, मतलब अगेंस्ट द ग्रेविटी वाटर हैज टू मूव, ठीक है. अलॉन्ग विद दैट वाटर मिनरल हैज टू मूव. तो देयर इज ओनली वन डायरेक्शन ऑफ द मूवमेंट ऑफ वाटर थ्रू जाइलम एंड ऑल्सो ऑफ मिनरल थ्रू जाइलम, ठीक है. याद रखेंगे इस बात को. जाइलम, वाटर एंड मिनरल इज एसेंशियली यूनिडायरेक्शनल, ठीक है, फ्रॉम रूट्स टू द स्टेम. Organic and mineral nutrients, however, undergo multi-directional transport. What does it mean? देखो, हम बात कर रहे हैं डायरेक्शन ऑफ ट्रांसपोर्ट, ठीक है. सबसे पहले हम बात कर लेते हैं, किसकी बात कर रहे हैं हम? वाटर एंड मिनरल. वाटर एंड मिनरल का जो ट्रांसपोर्ट होता है
वो किसके थ्रू हो रहा है? वो किसके थ्रू हो रहा है? दैट इज थ्रू जाइलम. इट इज यूनिडायरेक्शनल. इट इज यूनिडायरेक्शनल. ठीक है. अगर मान लो मैं जैसे कि हमने चलो हमारी प्रीवियस डायग्राम पे चलते हैं. जैसे कि हमने इधर समझा. ठीक है. तो ये क्या है बेटा? ये रूट्स के थ्रू वाटर का मूवमेंट हो रहा है. ठीक है. वाटर प्लस मिनरल. तो ये ग्रेविटी हर चीज को नीचे की तरफ पुल करती है. बट अब यहाँ पे क्या है? ये कौन सी वेसल थी? दिस वाज जाइलम वेसल. ठीक है. तो जाइलम वेसल से जो वाटर का मूवमेंट है दैट इज कैसा होगा? वो यूनिडायरेक्शनल. यूनिडायरेक्शनल. ठीक है. बट अब एनसीईआरटी जो बात कर रही है वो किसके बारे में बात कर रही है? एनसीईआरटी इज टॉकिंग अबाउट द यूनिडायरेक्शनल. जाइलम के थ्रू हो गया. बट जब हम बात करते हैं कुछ ऑर्गेनिक मिनरल्स एंड न्यूट्रिएंट्स. ऑर्गेनिक मिनरल्स एंड न्यूट्रिएंट्स. ठीक है. ऑर्गेनिक मिनरल्स जैसे कि हम बात करें नाइट्रोजन की, है ना, दैट्स अ मिनरल. अगर हम अमाइनो एसिड के अंदर बात करें इसकी तो दैट इज ऑर्गेनिक ट्रांसपोर्ट. और अगर हम बात करें कुछ नाइट्राइट्स एंड नाइट्रेट्स की, ठीक है, तो ये हो गया बेटा इनऑर्गेनिक. ये क्या हो गया? इनऑर्गेनिक. राइट. तो इनका जो ट्रांसपोर्ट है that can be multidirectional. ठीक है. ये हो सकता है बेटा मल्टी डायरेक्शनल. एंड इट कैन अकर थ्रू फ्लोएम ऑल्सो, है ना. मल्टी डायरेक्शनल किसके थ्रू? थ्रू फ्लोएम. राइट. तो फूड क्या है? ऑर्गेनिक. ठीक है. वाटर क्या है? दैट इज इनऑर्गेनिक. मिनरल्स कैन बी ऑर्गेनिक, कैन बी इनऑर्गेनिक. अगर इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक मिनरल्स की न्यूट्रिएंट्स की बात करें दैट कैन बी मल्टी डायरेक्शनल. तो जब भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाए मिनरल का ट्रांसपोर्ट जाइलम के थ्रू अगर होता है दैट इज यूनिडायरेक्शनल. तो ये मल्टी डायरेक्शनल कब होगा? जब फ्लोएम के थ्रू हो रहा है. इट कैन बी इन द फॉर्म ऑफ ऑर्गेनिक फॉर्म, है ना, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक फॉर्म्स में. ओके. सो ऑर्गेनिक कंपाउंड सिंथेसाइज्ड इन द फोटोसिंथेटिक लीव्स, मतलब क्या हो गया? फूड. राइट. आर एक्सपोर्टेड टू ऑल अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स इंक्लूडिंग स्टोरेज ऑर्गन्स. सब पार्ट्स को चाहिए बेटा, दैट इज स्टोरेज ऑर्गन्स जो फूड को स्टोर करते हैं. फ्रॉम द स्टोरेज ऑर्गन दे नीड टू बी एक्सपोर्टेड टू, दे नीड टू बी लेटर री एक्सपोर्टेड. ठीक है. एक बात सुनना अब जरा मेरी ध्यान से, एक बात सुनना मेरी अब जरा. देखो लीफ के अंदर क्या बन रहा है? फूड. हमने ये बनाया फूड. तो जहां पे चीज बन रही है उसको हम बोलते हैं सोर्स. ठीक है. तो सोर्स से अब ये फूड किसकी बात करें? फूड को जाना है लीफ से होता हुआ रूट्स तक भी जाना है. ठीक है. बाकी पार्ट्स तक भी जाना है. तो इसका मतलब फूड के केस में रूट्स क्या हो जाएंगी? रूट्स क्या हो जाएंगी? सिंक. जहां पे फूड एक्सपोर्ट होगा, है ना, जहां पे फूड बन रहा है दैट इज सोर्स. जहां पे उसके बाद स्टोरेज हो जाती है और कुछ बार हमें क्या करना पड़ता है? उसको री एक्सपोर्ट करना पड़ता है. तो मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेस फ्रॉम सोर्स टू सिंक. राइट. मतलब फूड जहां पे बन रहा है वहां से हमें हर जगह पर लेके जाना है, मतलब सिंक तक लेके जाना है. अच्छा एक चीज और सुनो. मान लो ये मेरे पास है एक, क्या बना है यहाँ पे? नहीं, कलर चेंज करो. हाँ. अब देखो ये मान लो बेटा मेरे पास एक मैंने बनाया है, एक मैंने बना दिया है लीफ. ठीक है. ये मैंने बड़ा सा लीफ बनाया और एक मैंने ये वाला लीफ बनाया. इसको थोड़ा सा हम यंग दिखाएंगे, इसको हम थोड़ा सा यंग लीफ दिखाएंगे. ठीक है. ओके. तो
और ये हमने क्या दिखाई है इनकी रूट्स। ये क्या दिखाई है हमने रूट्स। तो अभी इस बात पे बाद में आते हैं कि कैसे प्लांट के जो पार्ट ओल्ड हो जाते हैं, सेनेसेंट हो जाते हैं, वहां से भी कैसे मिनरल्स का ट्रांसपोर्ट होता है। ठीक है, वो भी हम समझेंगे। फिलहाल देखो, व्हाट वी हैव अंडरस्टूड, अभी तक हमने क्या समझा, अभी तक हमने ये समझा कि जो मिनरल्स का ट्रांसपोर्ट है दैट कैन बी मल्टी डायरेक्शनल, जब वो ऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस की मतलब फूड की बात हो, और कुछ मिनरल्स ऐसे होते हैं, कुछ न्यूट्रिएंट्स ऐसे होते हैं विच कैन बी ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक। ठीक है, द मिनरल न्यूट्रिएंट्स आर टेकन अप बाय द रूट्स और ट्रांसपोर्टेड होते हैं अपवर्ड टू द स्टेम, लीव्स एंड द ग्रोइंग रीजन। कैसे होगा मिनरल्स का ट्रांसपोर्ट? जाइलम, वाटर के अंदर डिजोल्व होके। बट क्या ये मल्टी डायरेक्शनल हो सकता है? यस, बिल्कुल हो सकता है। जब हम कुछ मिनरल्स जैसे कि हम नाइट्रोजन की बात करें, अमाइनो एसिड्स के अंदर अगर वो ऑर्गेनिक फॉर्म है दैट कैन बी ट्रांसपोर्टेड थ्रू फ्लोएम इन मल्टी डायरेक्शंस। ठीक है, चलो, तो यू कैन सी वाटर एंड मिनरल का ट्रांसपोर्ट, ये देखो ब्लू लाइन जो दिखा रही है दैट इज इन द वन डायरेक्शनल, दिस वन इज जाइलम। जाइलम के अंदर हमने क्या दिखाया? दिस इज यूनी डायरेक्शनल, दिस इज यूनी डायरेक्शनल। ओके, जब हम बात कर रहे हैं शुगर, शुगर कहाँ बनी बेटा? लीफ के अंदर बनी है ना। तो फूड का ट्रांसपोर्ट देखो सब पार्ट्स में हो रहा है, फूड का ट्रांसपोर्ट सब पार्ट में हो रहा है, और फ्लोएम के थ्रू फूड ऊपर भी जा सकता है। ठीक है, वेरियस पार्ट्स ऑफ प्लांट्स को जा सकता है। तो जाइलम एंड फ्लोएम वो दो वेसल्स हैं जिनके थ्रू ट्रांसपोर्ट हो रहा है। आगे आ जाओ। When any plant body undergoes senescence, है ना, जब कोई भी प्लांट बॉडी सेनेसेंस हो जाती है, मेरी बात सुनो ध्यान से। मान लो कोई प्लांट की कोई भी पार्ट है, अगर वो मान लो ओल्ड हो गया तो उसके अंदर कुछ तो मिनरल्स प्रेजेंट है। ठीक है, तो क्या वो जब नीचे गिरेगा प्लांट का वो लीफ, तो क्या सारे मिनरल्स भी चले जाएंगे? नहीं, ऐसा नहीं होता है। उस टाइम पे क्या करते हैं, देखो इसीलिए मैंने यहाँ पे बनाया था आपके लिए। ये है बेटा एक ओल्ड लीफ, दिस इज ओल्ड लीफ। ठीक है, ओल्ड लीफ क्या करेगा बेटा? सेनेसेंस हो गई। ठीक है, अभी डेड हो जाएगा। डेड होने के बाद तो क्या होगा, इसमें से कुछ मिनरल्स, इसके कुछ मिनरल्स यहाँ से यहाँ पे ट्रांसपोर्ट करने हैं ताकि वो यंग लीफ की ग्रोथ में काम आ सके। यंग लीफ, ठीक है, तो यहाँ हम क्या लिख रहे हैं? मिनरल्स। कुछ मिनरल्स जब प्लांट के जो लीफ है पुराने हो जाते हैं, नीचे गिरने वाले हैं, तो वो लीफ में से जो मिनरल है वो यहाँ से यहाँ यंग लीफ के पास ट्रांसपोर्ट कर दिया जाएगा ताकि यंग लीफ जो है वो ग्रो कर सके। ठीक है, चलो, तो when any plant part undergoes senescence, nutrients may be withdrawn from such regions and moved to the growing parts। ठीक है, मान लो क्या होता है, कभी मान लो कोई एम्प्लॉय जैसे अपनी कंपनी में रेजिग्नेशन देता है। ठीक है, तो उसके पास क्या बहुत सारा सामान होता है जो नए आने वाले एम्प्लॉयज़ के काम आ सकता है। तो सेम प्लांट भी ऐसे सोचता है, अपना नुकसान नहीं चाहता है, वो भी वही चाहता है कि जो कुछ मैंने इस जो ओल्ड लीफ था इसको कभी मैंने सारे मिनरल और सब न्यूट्रिएंट्स दिए थे, अब अगर इसके पास कुछ भी मिनरल्स बचे हुए हैं तो उसको उनसे लेकर नए वाले लीव्स को दे दो। तो सेम वही वाली चीज़ प्लांट के अंदर भी देखी जा सकती है। ठीक है, ओके, अब आ जाओ। हार्मोन्स और प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर और कुछ केमिकल सिग्नल्स, उनका भी ट्रांसपोर्ट होता है, हालांकि बहुत ही कम अमाउंट में। ठीक है, और समटाइम्स इन अ स्ट्रिक्टली पोलराइज्ड और यूनिडायरेक्शनल मैनर। इसको अंडरलाइन करोगे बेटा कि जो हार्मोन्स का ट्रांसपोर्ट है, जो हार्मोन्स का ट्रांसपोर्ट है दैट इज स्ट्रिक्टली यूनिडायरेक्शनल। हार्मोन्स आर स्ट्रिक्टली, इस लाइन को बहुत अच्छे से मार्क करोगे, स्ट्रिक्टली पोलर एंड आर ट्रांसपोर्टेड यूनिडायरेक्शनली। ठीक है, दैट इज हार्मोन्स की हमने करी बात। जब हम मिनरल्स की बात करेंगे तो मिनरल्स का अगर मैं आपसे पूछूं क्या उनका मल्टी डायरेक्शनल ट्रांसपोर्ट हो सकता है, आप बोलेंगे यस हो सकता है।
कुछ ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस और मिनरल न्यूट्रिएंट जो फ्लोएम के थ्रू उनका ट्रांसपोर्ट होगा, दैट कैन बी मल्टी डायरेक्शनल। बट जब जाइलम से पूछा जाए तो क्या बोलोगे, दिस इज यूनिडायरेक्शनल। ठीक है, ओके। फ्रॉम वेयर दे आर सिंथेसाइज्ड टू अदर पार्ट्स। हैंस इन अ फ्लावरिंग प्लांट, क्या है फ्लावरिंग प्लांट्स के अंदर, अभी तक हमने देखा देयर इज अ कॉम्प्लेक्स ट्रैफिक, बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है। ट्रैफिक समझते हो ना, मतलब रास्ते बहुत सारे हैं, ब्लॉक भी है कुछ रास्ते। ट्रैफिक ऑफ द कंपाउंड्स, बहुत सारे कंपाउंड्स इधर उधर ट्रांसपोर्ट होते रहते हैं, बट ये याद रखना इन अ वेरी ऑर्डरली मैनर, बट प्रोबेबली वेरी ऑर्डरली। ठीक है, मूविंग इन डिफरेंट डायरेक्शंस, ईच ऑर्गन रिसीविंग substances and giving out some other। तो कंपाउंड्स जो बहुत सारे मॉलिक्यूल्स, बहुत सारे सब्सटेंसेस इधर से उधर सब ट्रांसपोर्ट होता रहता है, बट एक बहुत ही ऑर्डरली मैनर में। बहुत बार चीज़ें बनती कहाँ है, मतलब सोर्स से, और सोर्स से ट्रांसपोर्ट होती है कहीं और दूसरी जगह पे, दैट इज सिंक। उसको हमने समझा हुआ है सोर्स और सिंक रिलेशनशिप क्या होता है। ठीक है, चलो आगे आओ। अब हम बात कर रहे हैं, हमने बात की ये जो ट्रांसपोर्ट है अगर कम डिस्टेंस के लिए हो रहा है तब हम उसको बोलेंगे शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट। और शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट के लिए हमारे पास कुछ प्रोसेसेस हैं, दैट इज सबसे पहले हम बात करने वाले हैं डिफ्यूज़न की। ठीक है, अगर मैं आपको डिफ्यूज़न की बात करूं, ठीक है, तो व्हाट डू यू मीन बाय डिफ्यूज़न? डिफ्यूज़न से आप क्या समझते हैं? डिफ्यूज़न से आप क्या समझते हैं? ठीक है, देखो अगर मैं बात करूं डिफ्यूज़न की, डिफ्यूज़न का मतलब क्या है बेटा? डिफ्यूज़न का मतलब क्या है? डिफ्यूज़न का मतलब है मूवमेंट, ये डेफिनेशन हमने छोटी क्लासेस में पढ़ी हुई है, मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेस फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। ठीक है, मतलब जब डेफिनेशन हमने हमारी छोटी क्लासेस के अंदर हमने ये वाली डेफिनेशन पढ़ी है कि डिफ्यूजन क्या है, मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेस है फ्रॉम हायर टू लोअर कंसंट्रेशन। मतलब हमने हमारे सामने वर्ड आता है बेटा एक तो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, ग्रेडियंट का मतलब क्या होता है? डिफरेंस। तो मतलब कंसंट्रेशन ग्रेडियंट का मतलब क्या हो गया? ग्रेडियंट मतलब डिफरेंस, डिफरेंस इन कंसंट्रेशन। ठीक है, डिफरेंस इन कंसंट्रेशन मतलब हायर टू लोअर, अगर कोई सब्सटेंस किसी एक पर्टिकुलर जगह पे ज़्यादा है तो वो लोअर की तरफ अगर मूव करे तो उसको बोलते हैं द मूवमेंट इज अलोंग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। ठीक है, तो हम यहाँ पे बात करें जब कंसंट्रेशन ग्रेडियंट शो होता है डिफ्यूजन के अंदर तो इसका मतलब उसकी डायरेक्शन क्या होती है? दिस इज अलोंग द कंसंट्रेशन, अलोंग द ग्रेडियंट। किसमें? डिफ्यूजन में बात कर रही हूँ बेटा, अलोंग द ग्रेडियंट। ओके, दूसरी चीज देखो, कौन से सब्सटेंसेस का डिफ्यूजन हो सकता है? डिफ्यूजन लिक्विड्स का हो सकता है, यस हो सकता है ना। मेरे पास मान लो मैंने एक लिया है, मान लो ये मैंने ले लिया है एक बीकर। ठीक है, मैंने क्या ले लिया? ओहो, मैंने क्या ले लिया बेटा? ये मैंने मान लो ले लिया है बीकर। ठीक है, इस बीकर के अंदर मैंने क्या भर दिया? वाटर भर दिया, है ना। इस बीकर के अंदर मान लो क्या है? वाटर है। तो वाटर है, ये वाटर है, राइट? क्या है? लिक्विड है। अब मैं क्या करती हूँ? इसके ऊपर एक इंक स्प्रे करती हूँ। इसके ऊपर क्या करती हूँ बेटा? इंक स्प्रे कर देती हूँ। तो जैसे ही मैं इंक स्प्रे करूँगी पूरे वाटर का जो कलर है वो इंक के कलर जैसा हो जाएगा। ठीक है, ये हमने समझा हुआ है। व्हाट इज दैट? दिस इज डिफ्यूजन। तो दिस इज डिफ्यूजन ऑफ लिक्विड्स। ये जो मैंने बनाई दिस इज ड्रॉप ऑफ इंक, है ना। ये मान लो हमने क्या डाल दी? इंक डाल दी। ओके, तो इसका मतलब लिक्विड्स का डिफ्यूजन हो सकता है, गैसेस का डिफ्यूजन हो सकता है। कैसे?
मेरे हाथ में मान लो एक परफ्यूम है, ठीक है, मैं अभी इस कॉर्नर में अगर मैंने परफ्यूम का स्प्रे किया तो क्या आपके तक वो खुशबू पहुंचेगी? यस, अगर आप इस रूम में बैठे हैं तो आपके तक वो खुशबू कैसे पहुंचती है? मैंने एक कॉर्नर के अंदर स्प्रे किया है तो वहां पे जो गैसियस, जो स्प्रे करने वाला परफ्यूम के जो मॉलिक्यूल्स है, गैसेस जो है, दे आर मोर इन दैट कॉर्नर, और वो वहां से हायर टू लोअर कंसंट्रेशन पूरे कमरे के अंदर, एयर के अंदर स्प्रेड हो जाती हैं, ठीक है। तो इसका मतलब गैसेस का भी डिफ्यूजन होता है। इसमें आप एग्जांपल लिख सकते हो, स्प्रेइंग ऑफ परफ्यूम, स्प्रेइंग ऑफ परफ्यूम, ओके। तो क्या सॉलिड का भी डिफ्यूजन हो सकता है? क्या सॉलिड्स का भी डिफ्यूजन हो सकता है? आप बोलोगे नहीं हो सकता, सॉलिड का डिफ्यूजन नहीं हो सकता, ठीक है, सॉलिड में हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे हम इस बात को, जो कि एनसीईआरटी बहुत अच्छे से लिखती है, डिफ्यूजन अकर्स इन लिक्विड और गैसेस में तो होता है, डिफ्यूजन अकर्स इन सॉलिड्स बट नॉट ऑफ सॉलिड। सॉलिड्स का नहीं हो सकता बेटा। लो एक चौक ले लो एक, है ना, चौक को डिप कर दो पानी के अंदर तो वो वाटर मॉलिक्यूल डिफ्यूज कर जाएंगे चौक के अंदर, और चौक क्या हो जाएगा? गीला हो जाएगा। दैट इज सॉलिड में डिफ्यूजन हो सकता है, बट सॉलिड्स का डिफ्यूजन नहीं हो सकता, ठीक है, ओके। तो लेट अस सी अबाउट डिफ्यूजन, मूवमेंट बाय डिफ्यूजन। अच्छा हाँ, एक बात बताओ मुझे, क्या जो लिक्विड्स का, जब मैंने इंक को पानी के अंदर डाला, जब मैंने परफ्यूम को स्प्रे किया, तो जब मॉलिक्यूल्स का डिफ्यूजन हुआ तो क्या वहां पे कोई एनर्जी लगी? नहीं लगी, है ना। तो देयर इज नो रिक्वायरमेंट ऑफ एनर्जी, देयर इज नो रिक्वायरमेंट ऑफ एनर्जी, दैट मीन्स इट इज अ पैसिव प्रोसेस। हम डिफ्यूजन की बात कर रहे हैं ना, डिफ्यूजन के अंदर क्या है? इट इज पैसिव। पैसिव का मतलब क्या होता है? नो एनर्जी रिक्वायरमेंट, कोई भी एनर्जी नहीं लगती है, नो एनर्जी इज कंज्यूम्ड। तो इट इज अ पैसिव प्रोसेस। डायरेक्शन हमने क्या देखी? अलोंग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। कहाँ कहाँ हो सकता है डिफ्यूजन? लिक्विड्स में हो सकता है, गैसेस में हो सकता है, सॉलिड में हो सकता है, सॉलिड्स का नहीं हो सकता, ठीक है। तो from one part of the cell to the other, or from cell to cell, or over short distances, say from the intercellular spaces of the leaf to the outside, डिफ्यूजन हो सकता है। लीफ की जब हम बात कर रहे हैं तो हमें पता है कि लीफ के अंदर क्या होते हैं बेटा? लीफ के अंदर हमारे पास स्ट्रोमेटा होते हैं, है ना। हमारे पास क्या होते हैं? स्ट्रोमेटा होते हैं। वी हैव स्ट्रोमेटा। तो स्ट्रोमेटा के थ्रू क्या होगा बेटा? गैसेस, ऑक्सीजन बाहर आ सकती है, कार्बन डाइऑक्साइड अंदर जा सकती है। कैसे? बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन, ठीक है। तो देखो, नो एनर्जी एक्सपेंडिचर टेक्स प्लेस, मतलब पैसिव प्रोसेस है। इन डिफ्यूजन मॉलिक्यूल्स मूव करते हैं एक रैंडम फैशन में, कोई भी डायरेक्शन नहीं होती है। There is a movement of substances in a random fashion, right? The net result being substances moving from regions of higher concentration to the regions of lower concentration, है ना। मान लो ये बेटा एक सेल है ना, और ये है सेल के प्लाज्मा मेम्ब्रेन, राइट। तो हमने ये देखा गैसेस भी डिफ्यूज कर सकती हैं, वाटर भी डिफ्यूज कर सकता है जहां उनकी कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी। मान लो कुछ गैसेस मॉलिक्यूल्स हैं जिनकी कंसंट्रेशन इस तरफ ज़्यादा है, ठीक है, और ये इस तरफ है कम। तो बताओ मूवमेंट ऑफ इन सब्सटेंसेस का मूवमेंट कहाँ से कहाँ होगा? ये होगा from this direction to this, higher to lower, without any expenditure of energy. क्या हो सकते हैं ये substances? That can be liquids, that can be gases, but not solids, ठीक है। तो this is diffuser। एनर्जी लगेगी? नहीं लगेगी। मूवमेंट कैसा होगा? क्या इनकी कोई डायरेक्शन है कि मुझे यहाँ से होकर यहाँ तक जाना है? There is random movement। डिफ्यूजन के अंदर हमें मूवमेंट कैसा दिखेगा? रैंडम मूवमेंट, ठीक है, देयर इज रैंडम मूवमेंट, राइट। तो दिस इज ऑल अबाउट, हम बात कर ली हमने किसकी? डिफ्यूजन की, ठीक है। आगे देखो डिफ्यूजन। अच्छा, अब एक बात बताओ, जब रैंडमली कभी हम कहीं भी जा रहे हैं तो क्या, और बिना एनर्जी के, कोई भी एनर्जी नहीं चाहिए, तो क्या ये फास्ट प्रोसेस होगा या स्लो प्रोसेस होगा?
इट विल बी अ स्लो प्रोसेस, ठीक है, और किसी भी लिविंग सिस्टम पे डिपेंडेंट नहीं है. दिस प्रोसेस इज नॉट डिपेंडेंट ऑन एनी लिविंग सिस्टम. ठीक है, मैंने बात की परफ्यूम स्प्रे किया, पूरी एयर के अंदर मॉलिक्यूल डिफ्यूज कर गई. मैंने इंक को पानी के अंदर डाला, सारे मॉलिक्यूल वाटर के अंदर स्प्रेड कर गए. तो मतलब किसी भी लिविंग सिस्टम की रिक्वायरमेंट नहीं है. ठीक है, डिफ्यूजन इज ऑब्वियस इन गैसेस. ठीक है, इसको मार्क करोगे. लिक्विड्स, ध्यान से सुनना, बट डिफ्यूजन इन सॉलिड्स इज मोर लाइकली रेदर देन ऑफ सॉलिड्स. मतलब सॉलिड्स कहाँ डिफ्यूजन हो सकता है? सॉलिड्स नहीं, सॉलिड्स के अंदर डिफ्यूजन हो सकता है. मतलब वाटर कैन डिफ्यूज इनटू सॉलिड्स, बट सॉलिड्स का डिफ्यूजन नहीं होता. ठीक है, डिफ्यूजन इज वेरी इंपॉर्टेंट टू प्लांट सिंस इट इज द ओनली मीन्स फॉर गैसियस मूवमेंट विद इन द प्लांट बॉडी. कैसे लीव्स जो है कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का आपस में, मतलब उन गैसेस जो उनके अंदर आती हैं, कुछ गैसेस बाहर जाती हैं, दैट इज ओनली एंड ओनली थ्रू डिफ्यूजन. डिफ्यूजन रेट्स, अच्छा अब इफेक्ट कैसे होगा डिफ्यूजन रेट? दैट कैन बी अफेक्टेड बाय ग्रेडियंट ऑफ कंसंट्रेशन. कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अकॉर्डिंग ये अफेक्ट हो सकता है, बिकॉज मूवमेंट कहाँ से कहाँ हो रहा है डिफ्यूजन में, हायर टू लोअर. तो अलोंग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट जो मूवमेंट है सब्सटेंसेस का, दैट अकर्स इन डिफ्यूजन. इसका मतलब कंसंट्रेशन ग्रेडियंट से इफेक्ट हो सकता है. परमिएबिलिटी ऑफ द मेम्ब्रेन, टेम्परेचर एंड प्रेशर. ठीक है, अब ये जो मेम्ब्रेन है ना जिसके थ्रू डिफ्यूजन हो रहा है, तो इसको यहाँ से समझो, एक सेकेंड ऐसा. परमिएबिलिटी. अब देखो बेटा, परमिएबिलिटी से मतलब समझना पहले. वैसे तो हम पढ़ के आए हैं हमारी छोटी क्लासेस में. परमिएबिलिटी मतलब परमिशन. परमिएबिलिटी का मतलब परमिशन. परमिशन समझते हो? मान लो मैं इस रूम के अंदर खड़ी हूँ, ठीक है, अब मेरी परमिशन के बिना कोई भी इस कमरे के अंदर एंटर नहीं कर सकता. ठीक है, दैट मीन्स जिसको मैं परमिशन दूंगी वही एंटर करेंगे. अगर मैं सबको परमिशन दे दूं तो इसका मतलब एक काम करते हैं, हम परमिएबिलिटी ऑफ सेल मेम्ब्रेन को हम डिवाइड करके समझते हैं कि मेम्ब्रेन जो है कितनी तरह की हो सकती है. ठीक है, इट कैन बी कंप्लीटली परमिएबल, सबको जो परमिशन दे देती है, जो सबको आने देती है अपने अंदर. ठीक है, और या क्या हो सकता है, इट इज इम्परमिएबल. इट इज इम्परमिएबल, कुछ सब्सटेंसेस को आने देती है, मतलब इम्परमिएबल का मतलब बिल्कुल भी अलाउ नहीं करती है, नो परमिशन. और थर्ड में कर देती हूँ सेमी परमिएबल, कुछ चीजें आएंगी कुछ नहीं आएंगी. और फोर्थ में कर देती हूँ सिलेक्टिवली परमिएबल, सिलेक्शन के बाद सिलेक्टिवली परमिएबल. ठीक है, तो मतलब बेसिकली क्या है, लिक्विड्स, सॉल्वेंट या सॉल्यूट ही जा सकते हैं मेम्ब्रेन के अराउंड. ठीक है, बोथ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट कैन पास. तब तो भाई सभी को परमिशन है, आ जाओ. मेम्ब्रेन कैसी होगी? परमिएबल. ओके, इम्परमिएबल जनरली हमने पढ़ा हुआ है ना, सुबेराइज्ड मेम्ब्रेन. सुबेराइज्ड जो सेल्स होती है, वॉल्स जो होती है, सुबेराइज्ड होती है ये वाली मेम्ब्रेन. तो इसके अंदर नीदर सॉल्यूट नॉर सॉल्वेंट, नीदर सॉल्यूट नॉर सॉल्वेंट, कुछ भी पास नहीं कर सकता. ठीक है, ओके. सेमी परमिएबल, सॉल्वेंट कैन पास, सॉल्वेंट एंड सॉल्वेंट कैन पास, है ना, ऐसा कर लो, सॉल्वेंट कैन पास. ठीक है, दिस इज सेमी परमिएबल. और सिलेक्टिवली परमिएबल में क्या होगा, सॉल्वेंट एंड सम सॉल्यूट्स, सॉल्वेंट एंड सम सॉल्यूट्स कैन पास. ठीक है, जैसे कुछ आयंस हो जाएंगे वो पास करेंगे. ठीक है, तो ये है परमिएबिलिटी के ऊपर डिपेंड करता है. तो हमने क्या समझा, हमने ये समझा जो फैक्टर्स हैं जो डिफ्यूजन को इफेक्ट करते हैं, फैक्टर्स अफेक्टिंग डिफ्यूजन, फैक्टर्स अफेक्टिंग डिफ्यूजन. कौन कौन से फैक्टर्स देखे हमने देखा बेटा, एक तो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट जो है वो इफेक्ट कर सकता है. ठीक है, देन हमने समझा
permeability of membrane can affect, permeability of membrane ये इफेक्ट कर सकती है। देन हमने समझा कि टेम्परेचर, हायर द टेम्परेचर हायर द डिफ्यूजन, टेम्परेचर से डिफ्यूजन इंक्रीज करता है, प्रेशर हायर होगा तो डिफ्यूजन इंक्रीज करता है। ठीक है, ये कुछ फैक्टर्स हैं जो किसको इफेक्ट करते हैं, डिफ्यूजन को इफेक्ट करते हैं, राइट। दिस थिंग वी हैव सीन। आगे चलो। ओके, अब आता है बेटा फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। वर्ड को पकड़ना, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन का मतलब है कोई फैसिलिटी मिल जाए, कोई फैसिलिटी मिल जाए। अगर हम फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन की बात करते हैं, अगर हम बात करते हैं फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन का मतलब क्या है, दैट मीन्स फैसिलिटेटेड का मतलब एनी फैसिलिटी, कोई फैसिलिटी मिल जाए। ठीक है, कभी आपने देखा होगा उदयपुर में, मतलब बहुत, उदयपुर के कहीं भी देख लो, कोई भी ऐसे जो धार्मिक स्थान है ना, फॉर एग्जांपल लेके समझते हैं, कुछ ऐसे बड़े बड़े जो टेम्पल्स होते हैं, जैसे तिरुपति बालाजी हो गया, या अगर हम जयपुर के पास बात करें सालासर हो गया, है ना। तो इस तरह से बहुत सारी जगहों पर हम ये देखते हैं कि एक आम आदमी जा रहा है, ठीक है, तो एक आम आदमी जाता है और वहाँ पे दर्शन करके आ जाता है। ठीक है, दैट इज सिंपल डिफ्यूजन। ठीक है, गया और आ गया। अब मान लो कोई अंबानी जैसा पर्सन आ जाए वहाँ पे, और अंबानी आ जाए या कोई और बड़ा आदमी आ जाए, तो वो क्या करता है, वो वहाँ पे कुछ जो पुलिस वाले जो गार्ड्स खड़े होते हैं उनको क्या करता है, कुछ पैसे देता है, और उन पैसों की वजह से उनको फैसिलिटी मिल जाती है कि वो जो गार्ड है, वो जो पुलिस वाले हैं, वो इनको उस पूरी भीड़ में से निकाल के भी उस जगह पे दर्शन कराने के लिए ले जाते हैं। ठीक है, दैट मीन्स उनको मिल गई फैसिलिटी। ठीक है, तो फैसिलिटी मिलने की वजह से दैट इज उनका हो गया डिफ्यूजन, मतलब कोई ना कोई हमें साधन मिल गया। ओके, अब एक मिनट, इस बात को भी अभी समझते हैं। तो अभी आपको समझना है मतलब फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में और डिफ्यूजन में, अ ग्रेडियंट मस्ट ऑलरेडी बी प्रेजेंट फॉर द डिफ्यूजन टू अकर। है ये भी बेटा डिफ्यूजन ही, बट ये ऐसा डिफ्यूजन है जो किसी फैसिलिटी के साथ मिला है। ठीक है, तो एक चीज हमने जो डिफ्यूजन में समझी, दैट देयर मस्ट बी कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। तो यहां पर भी क्या होना चाहिए, कंडीशन है, और इसको स्टार करोगे, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, मतलब कंसंट्रेशन ग्रेडियंट मस्ट बी प्रेजेंट, मस्ट बी ऑलरेडी प्रेजेंट, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट मस्ट बी ऑलरेडी प्रेजेंट होना चाहिए। मतलब वहाँ पर डिफ्यूजन हो रहा है, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट कैसे है कि बाहर कुछ लोग ज़्यादा है, अंदर कुछ लोग कम है, तो बाहर से अंदर भीड़ अंदर जाना चाहती है ना, दैट इज कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। बट वहाँ पे हमने सिंपल डिफ्यूजन में देखा कि हायर टू लोअर वो अपने आप मूव कर जाते हैं, अगर हम सब्सटेंसेस की बात करें। बट यहाँ पे हमें क्या चाहिए बेटा, कुछ फैसिलिटी के साथ डिफ्यूजन चाहिए। The diffusion rate depends on the size of the substance. Obviously, smaller substances diffuse faster. ठीक है? The diffusion of any substance across a membrane also depends on its solubility in lipids and the major constituents of the membrane. अब देखो membrane के हम अगर बात करें सिंपल डिफ्यूजन की, सिंपल डिफ्यूजन के लिए हमारे पास दो चीज़ें होनी चाहिए, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट होना चाहिए। ठीक है, जो छोटे सब्सटेंसेस है वो जल्दी जल्दी मूव करेंगे, वो जल्दी जल्दी मूव करेंगे। ठीक है, अगर हम बात करें मान लो डिफ्यूजन की, हमें पता है बेटा ये क्या होती है, ये लिपिड की मेम्ब्रेन है, दिस इज द बाइलेयर लिपिड मेम्ब्रेन, दिस इज द बाइलेयर लिपिड मेम्ब्रेन। ठीक है, अब देखो छोटे छोटे जो सब्सटेंसेस हैं वो तो चलो यहाँ से मूव कर जाते हैं, स्मॉल साइज के सब्सटेंसेस, और मान लो यहाँ पे कंसंट्रेशन ज़्यादा है कुछ मॉलिक्यूल्स की। ठीक है, तो यहाँ पे अगर कंसंट्रेशन कम है तब भी मूवमेंट, मतलब कंसंट्रेशन ग्रेडियंट होगा तब भी मूवमेंट हो गया सब्सटेंसेस का। दूसरा, हमें ये पता है कि जो मेम्ब्रेन है, मेम्ब्रेन इज मेड अप ऑफ लिपिड्स, तो इसका मतलब जो जिस चीज़ की बनी हुई है मेम्ब्रेन, लिपिड्स की बनी हुई है, तो लिपिड्स जो होंगे वो भी इजिली मूव कर जाएंगे डिफ्यूजन के थ्रू। ठीक है, तो लिपिड्स दे कैन ऑल्सो गो थ्रू दिस प्लाज्मा मेम्ब्रेन, राइट। बट आगे आओ,
क्या क्या हमने देखा? सॉल्युबिलिटी इन लिपिड्स, जो सब्सटेंसेस लिपिड्स के अंदर सॉल्युबल होंगे वो इजीली पास हो जाएंगे। द मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ द मेम्ब्रेन, और छोटे सब्सटेंसेस ज़्यादा तेजी से मूव करेंगे। ये हम देख रहे हैं बेटा, अभी फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन की हम बात करने वाले हैं कि कैसे ये मूव करते हैं। ओके, एक मिनट आगे आओ। सब्सटेंसेस सॉल्युबल इन लिपिड्स डिफ्यूजेस थ्रू द मेम्ब्रेन फास्टर, जो सब्सटेंसेस लिपिड्स के अंदर डिफ्यूज कर जाएंगे वो तेजी से मूव करेंगे। ओके, सब्सटेंसेस दैट हैव अ हाइड्रोफिलिक मॉइटी, मॉइटी का मतलब हाइड्रोफिलिक, लव फॉर वाटर है जिनके पास, वो सब्सटेंसेस फाइंड इट डिफिकल्ट टू पास थ्रू द मेम्ब्रेन, दैट इज डिफिकल्ट थ्रू द मेम्ब्रेन। हाउ? देखो, डबल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर समझना बेटा। ये क्या है? ये क्या है? हेड है। ये क्या है? टेल है। ठीक है, तो ये टेल, ध्यान से देखो इसको, इस चीज को समझना। दिस इज हेड प्लाज्मा मेम्ब्रेन का, दिस इज टेल। टेल मतलब फैटी एसिड्स, फैटी एसिड्स की टेल है। तो जो सब्सटेंसेस क्या है? हाइड्रोफिलिक है, हाइड्रोफिलिक है। हेड क्या होते हैं बेटा? हेड इज हाइड्रोफिलिक, हेड इज हाइड्रोफिलिक। ठीक है, तो मान लो, एक मिनट, इसको हम ऐसा करते हैं, कलर चेंज करते हैं। मान लो यहाँ कोई सब्सटेंस है, यहाँ कोई सब्सटेंस है। ठीक है, ये सब्सटेंस क्या है? दिस सब्सटेंस इज सॉल्युबल इन वाटर, वाटर के लिए तो इसका लव है, बट फैटी एसिड्स के अंदर सॉल्युबल नहीं है। तो ये मॉलिक्यूल ना यहां तक तो चलो आ जाएगा, बट व्हाट अबाउट दीज टेल्स? कौन सी टेल्स? फैटी एसिड्स की टेल। तो हाइड्रोफिलिक सब्सटेंसेस को इस मेम्ब्रेन से जाने में दिक्कत आएगी, बिकॉज ये वाला जो एरिया ना, ये वाला, दिस इज हाइड्रोफोबिक। यहाँ पे जाने में इसको डर लगता है बेटा। इसको क्या लगता है? डर लगता है इस मॉलिक्यूल से। रेड वाले मॉलिक्यूल को हेड तक तो चला जाएगा, हाइड्रोफिलिक है ना, बट जैसे आगे जाता है इसको पानी से लगता है डर, क्योंकि क्या आगे फैटी एसिड टेल आ गई। तो अब इसको ले जाने के लिए कौन आए? अब इसको चाहिए कोई ना कोई फैसिलिटी, है ना। मान लो आपको सड़क क्रॉस करने में, आधी सड़क तक तो आप आ गए, ठीक है, अब आपको आगे क्रॉस करने में पानी भरा हुआ है चारों तरफ सड़क के, तो अब आपको सड़क करनी है क्रॉस, तो आप कैसे करेंगे? क्योंकि आपको तो पानी से डर लगता है, ठीक है। तो क्या करूंगी मैं? मैं आऊंगी, आपकी उंगली पकड़ूंगी, है ना। फॉर एग्जाम्पल, छोटा बच्चा है, मैं उसकी उंगली पकड़ के अब उसको वो सड़क क्रॉस करा दूंगी, चाहे उसको गोदी में उठा लूंगी। मतलब मैंने उस हाइड्रोफिलिक मॉलिक्यूल को क्या प्रोवाइड कर दी? हाइड्रोफिलिक, जब तक पानी के साथ उसका मूवमेंट होता है, ठीक है, बाद में मैंने उसको फैसिलिटी प्रोवाइड कर दी, ठीक है। तो यही किसके साथ हो रहा है बेटा? इस मॉलिक्यूल के साथ हो रहा है, ठीक है। तो ध्यान से देखो क्या कह रही है एनसीईआरटी। एनसीईआरटी ये कह रही है कुछ सब्सटेंसेस जो क्या होते हैं? हाइड्रोफिलिक होते हैं, उनको बहुत मुश्किल लगता है मेम्ब्रेन से पास होकर जाना। देयर मूवमेंट हैज टू बी फैसिलिटेटेड, तो ऐसी मूवमेंट के लिए उनको कुछ ना कुछ फैसिलिटी देनी ही पड़ेगी, राइट। मेम्ब्रेन प्रोटीन, तो इसके लिए क्या है बेटा? मेम्ब्रेन की प्रोटीन्स है। क्या है? मेम्ब्रेन की प्रोटीन्स है। देखो ध्यान से देखो ये स्ट्रक्चर, ये क्या दिख रही है? ये कुछ प्रोटीन्स है ना। ये आउटर साइड ऑफ सेल है, तो ये मेम्ब्रेन है, ये वाला एरिया तो हेड हो गया और ये टेल हो गया। अब इनके बीच में ना कुछ ऐसी प्रोटीन्स रहती हैं एम्बेडेड, कुछ ऐसी प्रोटीन रहती हैं। तो अब ये मॉलिक्यूल इस प्रोटीन के साथ बाइंड करेगा और ये प्रोटीन इसको जाके यहाँ पर छोड़ के आती है, ये प्रोटीन जाके इसको सेल के अंदर छोड़ कर आएगी, राइट। दिस इज इनर साइड ऑफ सेल, ट्रांसपोर्टेड मॉलिक्यूल। और यहाँ से इस मॉलिक्यूल, यहाँ से इसने प्रोटीन क्या करती है? देखो ये ना, ये कुछ ऐसी सी प्रोटीन है, इसके साथ बाइंड करा लिया इसने इसको, इसको, ठीक है। अभी जब प्रोटीन यहाँ जाएगी अंदर, तो ये क्या करती है? ऐसे रोटेट कर जाती है। क्या करेगी? ऐसे ये ऐसे रोटेट कर जाएगी और इस मॉलिक्यूल को क्या कर देगी? बाहर की तरफ रिलीज करा देगी। ये देखो ऐसे ऐसे फ्लिप कर जाएगी, ठीक है। तो इनको क्या बोलते हैं? एक फैसिलिटी मिल गई कैरियर प्रोटीन्स की, राइट। ओके,
provide sites at which such molecule cross the membrane, they do not set up a concentration gradient. तो इनको फैसिलिटी मिल गई प्रोटीन्स की वजह से, ये मॉलिक्यूल प्रोटीन के साथ अटैच होकर कहाँ पहुँच गए, सेल के अंदर, और अब इनको कोई भी फैसिलिटेटेड कंसंट्रेशन ग्रेडियंट की ज़रूरत नहीं है, सेटअप नहीं करना पड़ता, ऑलरेडी कंसंट्रेशन ग्रेडियंट मस्ट एग्जिस्ट। फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में हम ये बात लिखेंगे दैट, देखो तो इनके बीच में ना, ये देखो जो हमने स्ट्रक्चर बनाई, इनके बीच में क्या होगा बेटा, ठहरो कुछ ऐसा करते हैं, हाँ हम ये येलो कलर से कुछ ऐसी प्रोटीन्स बना देते हैं। इनके बीच में है बेटा ये प्रोटीन्स हैं, ये प्रोटीन्स हैं, ठीक है। तो ये प्रोटीन्स क्या हो सकती हैं, दीज आर कैरियर प्रोटीन और दे कैन बी चैनल प्रोटीन, दे कैन बी चैनल प्रोटीन। प्रोटीन कैसी हो सकती हैं, दीज आर प्रोटीन्स, ठीक है, मेम्ब्रेन से क्रॉस करा देती हैं और इस मॉलिक्यूल को ले जाके कहाँ पे छोड़ देंगी, अंदर की तरफ इसको ले आएंगी। लेट अस मेक इट, अब ये मॉलिक्यूल कहाँ पहुँच जाएगा, सेल के अंदर, ये वाली साइड मान लो क्या है, इनसाइड है, ठीक है, चलो राइट, ओके। अब देखो तो क्या मिल गई बेटा, फैसिलिटी। अगर फैसिलिटी के साथ ट्रांसपोर्ट हो रहा है तो उसको बोलते हैं फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, ठीक है, और इसके लिए ऑलरेडी एक कंसंट्रेशन ग्रेडियंट प्रेजेंट होना चाहिए। तो अब मुझे बताओ क्या एनर्जी का कंजम्पशन हुआ, क्या एनर्जी का कंजम्पशन हुआ, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, स्पेशल प्रोटीन्स हेल्प मूव सब्सटेंसेस अक्रॉस द मेम्ब्रेन विदाउट द एक्सपेंडिचर ऑफ एटीपी एनर्जी, स्पेशल प्रोटीन्स है ये, ठीक है। Facilitated diffusion cannot cause the net transport of molecule from a low to high concentration against the concentration gradient। नहीं, ये कहाँ होता है मूवमेंट बेटा, along the concentration gradient। Facilitated diffusion, concentration gradient must be there or along the concentration gradient, कुछ concentration gradient पहले से present होगा और ATP नॉट रिक्वायर्ड, एटीपी नॉट रिक्वायर्ड। और क्या चाहिए फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन के लिए, स्पेशल प्रोटीन्स चाहिए हमें, दे कैन बी कैरियर, उनको हम चैनल प्रोटीन्स भी बोलते हैं। स्पेशल प्रोटीन्स को हम अभी समझेंगे, दे आर नोन एज पोरिन्स, क्या बोलेंगे इनको, पोरिन्स, ठीक है। दिस विल रिक्वायर्स एन इनपुट ऑफ एनर्जी, ओके। अब देखो, अभी ध्यान से सुनना, अब हम एक्टिव ट्रांसपोर्ट की बात करने वाले हैं। The transport rate reaches the maximum when all the protein transporters are being used, that is saturation। मान लो ये वाले बेटा प्रोटीन चैनल है, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, यहाँ हायर कंसंट्रेशन है, यहाँ लोअर कंसंट्रेशन है, सब्सटेंसेस को मूव करना है। मान लो ये पर्टिकुलर सब्सटेंस मान लो यहाँ पे बाइंड हो गया, इसको अंदर पहुँचा दिया, ठीक है। अब एक स्टेज ऐसी आ जाएगी जब सारी की सारी प्रोटीन्स यूज्ड अप हो जाए, सारी के सारी प्रोटीन्स यूज्ड अप हो जाएं, तो तब बोलते हैं सैचुरेशन आ जाना। मतलब कहने का ये, जब ये ट्रांसपोर्ट रेट अपने मैक्सिमम लेवल पर पहुंच जाए कि बस अब और मॉलिक्यूल्स का ट्रांसपोर्ट नहीं हो सकता है, यहाँ से यहाँ पे मॉलिक्यूल्स जा रहे थे, ठीक है, जितनी प्रोटीन्स थी सबके सब यूज्ड अप हो गई। अब एक स्टेज ऐसी आ जाएगी जब ये ट्रांसपोर्ट रुक जाएगा, उस स्टेज पे हम क्या बोलेंगे, सैचुरेशन आ गया, ठीक है। जैसे कि आप पढ़ते जा रहे हो पढ़ते जा रहे हो पढ़ते जा रहे हो, एक स्टेज ऐसी आ जाती है जब आपका मन करता है बस यार अब और नहीं पढ़ा जा रहा, मुझे नींद आ रही है, दैट इज नोन एज सैचुरेशन। बट अभी ये मत बोल देना कि हमारा भी सैचुरेशन आ गया है, अभी हमें इस चैप्टर को, इस टॉपिक को कंप्लीट करना है, ठीक है। फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन इज वेरी स्पेसिफिक, ये सेल को अलाउ करता है सिलेक्ट सब्सटेंसेस, कौन से सब्सटेंसेस को लेना है, कौन से सब्सटेंसेस को नहीं लेना है। इट इज सेंसिटिव टू इनहिबिटर, it is sensitive to inhibitor which reacts with the protein side chains। अच्छा, अब ये बातें देखो, फैक्टर्स की बात हो रही है बेटा, कौन कौन से जो फैक्टर्स हैं जो इफेक्ट कर सकते हैं, यहां लिख लेंगे फैक्टर्स अफेक्टिंग फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, ठीक है। तो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट तो होना ही चाहिए, तो हम एक तो बेटा ये वेरी स्पेसिफिक है। स्पेसिफिक मतलब ऐसा नहीं है कि हर सब्सटेंस जो है मूव कर जाएंगे, नहीं, कुछ पर्टिकुलर सब्सटेंसेस कुछ प्रोटीन्स के थ्रू, जैसे कि कुछ आयंस हो गए, ठीक है, स्पेसिफिक।
and it is inhibitor sensitive. It is inhibitor sensitive. मतलब मान लो ये मेरे पास ना, मान लो ये बेटा कोई चैनल प्रोटीन है, ठीक है, कहाँ लगी हुई है, ये मेम्ब्रेन के अराउंड लगी हुई है। अगर मान लो कुछ इनहिबिटर इनके साथ अटैच हो जाए, कुछ इनहिबिटर इनके साथ मान लो अटैच हो जाए, तो क्या होगा, तो ये जो इनहिबिटर है दे कैन चेंज द शेप, दे कैन चेंज द शेप ऑफ दिस प्रोटीन, और जिसकी वजह से इनका जो ये क्या हो सकते हैं, खराब हो सकते हैं, ठीक है। तो दे आर इनहिबिटर सेंसिटिव, राइट। ओके, द प्रोटीन्स फ्रॉम द चैनल इन द मेम्ब्रेन फॉर मॉलिक्यूल्स टू पास थ्रू सब चैनल्स आर ऑलवेज ओपन एंड अदर्स कैन बी कंट्रोल्ड। चैनल्स जो है दे कैन बी कंट्रोल्ड। फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में जब हम बात करते हैं चैनल्स, मतलब हम प्रोटीन्स की बात कर रहे हैं, दे कैन बी, सम आर ऑलवेज ओपन एंड सम आर कंट्रोल्ड। मतलब जैसे कि पंप, सोडियम पोटाशियम पंप, कब उसको ओपन करना है, कब उसको खोलना है। तो चैनल्स जो हो सकते हैं दे कैन बी कंट्रोल्ड और सम कैन बी ऑलवेज ओपन, राइट। सम आर लार्ज अलाउइंग अ वेराइटी ऑफ मॉलिक्यूल्स टू क्रॉस। कुछ चैनल्स जो होते हैं बहुत बड़े बड़े होते हैं, बहुत सारे मॉलिक्यूल्स उनमें से पास कर सकते हैं, ठीक है। द पोरिन्स are proteins that form large pores in the outer membrane of the plastid, mitochondria and small sizes proteins to pass through. हम बात कर रहे थे स्पेशल प्रोटीन्स की, है ना, यहाँ लिखते हैं स्पेशल प्रोटीन्स क्या हो सकते हैं, दे कैन बी पोरिन्स, लार्ज पोर, पोरिन्स, पोरिन्स क्या होती है, लार्ज इन साइज, ठीक है, विच कैन अलाउ द मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेस, मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेस। प्लांट के केस में बात करें तो हम बात करेंगे एक्वा पोरिन्स की, और कितनी पोरिन्स होती है, 8 पोरिन्स होती है, ठीक है। देखो फिगर 11.1 में क्या है, एक एक्स्ट्रा सेलुलर मॉलिक्यूल है, ठीक है, ये बाउंड किया ट्रांसपोर्ट प्रोटीन के साथ, जिस चीज को हमने अभी अभी समझा, और रोटेट कर जाएगा। ये ऐसे था, अब ये क्या करते हैं, फ्लिप कर गया, ऐसे रोटेट कर गया, मतलब पहले इस तरफ था, अब ये रोटेट कर दिया और मॉलिक्यूल को रिलीज कर दिया, ठीक है। एंड द ट्रांसपोर्ट प्रोटीन देन रोटेट्स एंड रिलीजेस द मॉलिक्यूल इनसाइड द सेल। फॉर एग्जांपल जैसे कि वाटर चैनल्स, ठीक है, वाटर चैनल्स के अंदर क्या होगा, वाटर चैनल जिनको हम बोलते हैं एक्वापोरिन एंड मेड अप ऑफ 8 डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोटीन्स। यहाँ पे लिखेंगे इन प्लांट्स, इसको हटाते हैं, ठहरो। सेंसिटिव इनहिबिटर का मतलब आई होप आप समझ गए। अगर ये कोई प्रोटीन है और इसके साथ अगर ये ऐसे कोई इनहिबिटर अटैच हो जाए तो इसकी जो होती है शेप चेंज हो जाती है, शेप चेंजेस, शेप ऑफ प्रोटीन चेंजेस, ठीक है। ओके, दूसरी बात हमने क्या की, स्पेशल प्रोटीन पोरिन्स, और इन प्लांट्स there can be aquaporins, there can be aquaporins। aquaporins कितनी टाइप्स के होते हैं बेटा, प्लांट्स के अंदर 8 डिफरेंट टाइप्स की aquaporin, 8 डिफरेंट टाइप्स, ठीक है। चलो आगे आ जाओ। अब देखो, सम कैरियर और ट्रांसपोर्ट प्रोटीन allow diffusion only if 2 types of molecules move together। अब हम बात कर रहे हैं किस टाइप का, मतलब ट्रांसपोर्ट कितने टाइप्स के हो सकते हैं। अगर 2 मॉलिक्यूल सेम डायरेक्शन के अंदर मूव करें, ठीक है, थ्रू दिस प्रोटीन्स, ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स अलाउ डिफ्यूजन ओनली इफ 2 टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल मूव टुगेदर, ठीक है। तो उसको हम क्या बोल रहे हैं, और अगर ध्यान से देखो सिम्पोर्ट के अंदर अगर मैं बात करूं, देखो अगर एक ही मॉलिक्यूल मूव कर रहा है तो इसको मैंने क्या बोला, ये कैरियर प्रोटीन है, इसके थ्रू एक ए मॉलिक्यूल एक डायरेक्शन में मूव करे, सिंगल मॉलिक्यूल है बेटा, ध्यान रखना, तो उसको मैं बोल रही हूँ यूनिपोर्ट। ऐसा ट्रांसपोर्ट जिसके अंदर एक ही सब्सटेंस एक डायरेक्शन में मूव कर रहा है, उसके लिए हमने वर्ड यूज किया यूनिपोर्ट, ठीक है। अब अगर मान लो ए और बी 2 सब्सटेंसेस हैं, ठीक है, अब एक ए सब्सटेंस मूव कर रहा है बेटा इस तरफ और बी वाला मूव कर रहा है इस तरफ,
तो दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है, एक इधर एक इधर, तो अब उसको बोलेंगे एंटीपोड। क्या बोलेंगे? एंटीपोड। और अगर दोनों ही मॉलिक्यूल ए और बी मॉलिक्यूल एक ही डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं तो ऐसे ट्रांसपोर्ट को बोलेंगे सिम्पोड। क्या बोलेंगे? सिम्पोड। ठीक है। Sympod, both molecules cross the membrane in the same direction. In an antipode, they move in the opposite direction. And when a molecule move across a membrane independent of other molecule, उस प्रोसेस को बोलेंगे यूनिपोड। आई होप ये चीज़ तो हमें बहुत अच्छे से क्लियर हो गई है। ठीक है, चलो अब आते हैं बेटा एक्टिव ट्रांसपोर्ट। हमने अभी तक ये समझा है कि जो मॉलिक्यूल है अलोंग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन दे मूव। ठीक है, तब हमने बोला कोई भी एनर्जी का कंजम्पशन नहीं होता है। बट अब आ जाओ एक बार मेरी उसी एग्जाम्पल पर। एक जगह सिंपल हम दर्शन कर रहे थे, भीड़ में धक्का मुक्की लग रही थी, हम आगे आगे बढ़ते जा रहे थे, मतलब कोई भी एनर्जी का कंजम्पशन नहीं हो रहा था और हम अपने मतलब भीड़ में हम दर्शन करके आ रहे थे। अब आ गया कोई अंबानी जैसा पर्सन जिसके लिए उसको क्या मिली? स्पेशल फैसिलिटी प्रोवाइड करवाई गई। किसकी? पुलिस फोर्स की या कोई गार्ड्स की, जिन्होंने उसका हाथ पकड़ के उनको भीड़ में से निकाल के आराम से दर्शन करवा दिए भगवान जी के। ठीक है, अब देखिए अब अगर क्या होगा, अब इस केस में देखो एक्टिव ट्रांसपोर्ट यूजेस एनर्जी टू ट्रांसपोर्ट एंड पंप मॉलिक्यूल अगेंस्ट अ कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। देखो अंबानी वाले एग्जांपल की जगह आप एग्जांपल लो, अगर मोदी जी आए होते, अगर कोई और आया होता नेता, उनको सिर्फ फैसिलिटी मिलती और बिना कोई एनर्जी कंज्यूम किए अगर वो दर्शन कर जाते तो उसको बोलते हैं हम फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। बट अब अगर कोई अंबानी जैसा पर्सन आ रहा है तो उसके लिए फैसिलिटी तो है, बट उसके लिए क्या करना पड़ेगा? उनको कुछ एनर्जी मतलब कुछ पैसे खर्च करने पड़ेंगे। तो जब वो पैसे खर्च करेंगे, जब एनर्जी कंजम्पशन होगा, तो ऐसे ट्रांसपोर्ट को हम बोलेंगे एक्टिव ट्रांसपोर्ट। क्या बोलेंगे? एक्टिव ट्रांसपोर्ट। यूजेस एनर्जी, भाई एनर्जी दो, पैसे दो, करेंसी दो, कुछ तब हम भगवान जी के दर्शन करवाएंगे। वो गार्ड और पुलिस फोर्स वाले बोलते हैं, बट जब कोई नेता आ जाएगा तो फैसिलिटी तो देंगे बट कोई भी खर्चा किए बिना, वो होता है फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। और अब वाले केस में, अंबानी वाले केस में क्या है? पैसा खर्च करेंगे तभी भगवान जी के दर्शन होंगे, बट ठीक है फैसिलिटी मिल गई। That is known as uses energy to transport and pump molecule against the concentration gradient। मतलब अगर मुझे लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की तरफ मूव करना है तो उसके लिए मुझे क्या करनी पड़ेगी? एनर्जी लगानी पड़ेगी, है ना? तो दैट इज नोन एज एक्टिव ट्रांसपोर्ट। एक्टिव ट्रांसपोर्ट इज कैरिड आउट बाय स्पेसिफिक मेम्ब्रेन प्रोटीन्स। कुछ मेम्ब्रेन प्रोटीन होती हैं जो बहुत स्पेसिफिक होती हैं, जिनके ऊपर स्पेसिफिक सब्सटेंस को वो ट्रांसपोर्ट करती हैं फ्रॉम लो कंसंट्रेशन टू हाई कंसंट्रेशन। जैसे कि कुछ पंप्स, है ना, सोडियम पोटेशियम जब हम पंप की बात करते हैं। Hence different proteins in the membrane plays a major role in both active as well as passive transport। ठीक है, पैसिव में नो एनर्जी कंजम्पशन, एक्टिव में एनर्जी का कंजम्पशन होगा। पंप्स, इसके लिए एक्टिव ट्रांसपोर्ट के लिए क्या है बेटा? पंप्स है, सोडियम पोटेशियम पंप जो हम पढ़ते हैं, दैट यूजेस एनर्जी टू कैरी सब्सटेंसेस अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन। ये पंप क्या कर सकते हैं? ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं सब्सटेंसेस को फ्रॉम लो कंसंट्रेशन टू हाई कंसंट्रेशन, और ऐसे ट्रांसपोर्ट को क्या बोलते हैं? अप हिल ट्रांसपोर्ट। लो टू हाई जाना, लो टू हाई जाना, अप हिल। अप हिल जाएंगे तो कुछ एनर्जी का कंजम्पशन होगा, दैट इज नोन एज एक्टिव ट्रांसपोर्ट। और जब हाई टू लो आएंगे डाउन हिल, हाई टू लो आएंगे डाउन हिल, डाउन हिल में नो एनर्जी कंजम्पशन, दैट इज सिंपली डिफ्यूजन। राइट, तो यहाँ पे हमें क्या लग रही है बेटा? ये देखो, ये हमारी एटीपी लग रही है। तो एटीपी लग रही है मतलब लो कंसंट्रेशन से हाई की तरफ जाना है। ठीक है, तो दैट इज नोन एज एक्टिव ट्रांसपोर्ट। ओके, नेक्स्ट आओ। ट्रांसपोर्ट रेट रीचेज अ मैक्सिमम व्हेन ऑल द प्रोटीन ट्रांसपोर्टर्स आर बीइंग यूज्ड और सैचुरेटेड। सैचुरेशन का मतलब आप समझ गए हो, जब ट्रांसपोर्ट अपने मैक्सिमम लेवल पे पहुंच जाए, सारी की सारी प्रोटीन्स यूज्ड अप हो जाए, दैट इज नोन एज सैचुरेशन। लाइक एंजाइम्स, कैरियर प्रोटीन्स भी क्या है बेटा? एंजाइम तो है। एंजाइम है तो ये क्या होती हैं? दे आर वेरी स्पेसिफिक। ठीक है, इन व्हाट इट कैरीज अक्रॉस द मेम्ब्रेन। ये प्रोटीन्स जो हैं सेंसिटिव होती हैं तो इनहिबिटर, सेम जो हमने
फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन के अंदर पढ़ा, शेप चेंज होने की वजह से, इनहिबिटर के लगने की वजह से ये अपनी प्रॉपर्टी लॉस्ट भी कर सकते हैं, बिकॉज दे आर एंजाइम, राइट, दैट रिएक्ट विद प्रोटीन साइड चेन। ठीक है, तो हमने क्या क्या देखा, चलो एक बार एक्टिव ट्रांसपोर्ट के बारे में लिख लेते हैं। एक्टिव ट्रांसपोर्ट क्या होता है बेटा? सबसे पहली चीज मतलब समझो अपहिल। अपहिल का मतलब लो टू हाई, मतलब अगेंस्ट concentration gradient, along concentration gradient what diffusion, it is against concentration gradient। ATP मतलब एनर्जी क्या हुई? एनर्जी कंज्यूम्ड, ओके, और थ्रू सम पंप चैनल प्रोटीन्स की जरूरत पड़ रही है, और ये प्रोटीन्स क्या हो सकती हैं? दे कैन बी पंप्स। ठीक है, ओके। और हमने क्या बोला? दे आर वेरी स्पेसिफिक एज प्रोटीन्स क्या है? एंजाइम है। दे आर इनहिबिटर सेंसिटिव, राइट। तो ये कुछ बातें हैं जो क्या करती हैं। अच्छा, डायरेक्शन क्या होगी बेटा? लो टू हाई। ये क्या है? एक्टिव ट्रांसपोर्ट की बात हो रही है। चलो अब हम करते हैं तीनों का कंपैरिजन। लेट अस कंपेयर कौन कौन से प्रोसेस हमने पढ़े शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट में। आज हमने पढ़ा डिफ्यूजन, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन और एक्टिव ट्रांसपोर्ट। ठीक है, चलो, क्या इनको स्पेशल मेम्ब्रेन प्रोटीन चाहिए? डिफ्यूजन के केस में नहीं चाहिए। फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट में कुछ प्रोटीन्स चाहिए हमें, कैरियर प्रोटीन्स, यस चाहिए। एक्टिव ट्रांसपोर्ट में तो चाहिए चैनल प्रोटीन, दैट इज कुछ पंप्स चाहिए हमें। हाईली सिलेक्टिव कौन सा होगा? क्या सिंपल डिफ्यूजन में सिलेक्शन हो रहा था सब्सटेंसेस का? नहीं। फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट स्पेसिफिक है, ये भी स्पेसिफिक है, सिलेक्शन होगा कुछ सब्सटेंसेस का। ट्रांसपोर्ट सैचुरेशन आएगा डिफ्यूजन में? नो। ठीक है, इसमें आएगा, हमने अभी अभी समझा। अपहिल ट्रांसपोर्ट किस में होगा? डिफ्यूजन में नहीं होगा, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में नहीं होगा, एक्टिव ट्रांसपोर्ट में अपहिल ट्रांसपोर्ट होगा। रिक्वायर्ड एटीपी एनर्जी इसमें भी नहीं चाहिए, इसमें भी नहीं चाहिए, इसमें चाहिए। ठीक है, तो डायग्राम से समझ लो, सिंपल हायर टू लोअर मूवमेंट हो रहा है, दैट इज डिफ्यूजन। कुछ भी नहीं चाहिए, नो कंजम्पशन ऑफ एनर्जी। अब यहाँ पे कुछ प्रोटीन्स के थ्रू हो रहा है, कुछ फैसिलिटी के थ्रू हो रहा है, तो दैट मीन्स फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। कौन है यहाँ पे? मोदी जी या कोई नेता है जिनको सिर्फ फैसिलिटी मिलेगी और बिना कोई एनर्जी कंज्यूम किए, बिना कोई पैसा खर्च किए वो आराम से दर्शन करके चले जाएंगे। बट जब आती है बात एक्टिव ट्रांसपोर्ट की, तो यहाँ पे कुछ एनर्जी खर्च करनी पड़ेगी। अंबानी जैसे पर्सन्स को क्या करना पड़ेगा? कुछ पेमेंट देनी पड़ेगी उन पुलिस गार्ड्स को जो उनको जाके दर्शन करवा लाएं। तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट में आप एग्जाम्पल लिख सकते हो किसका? अंबानी का। ठीक है, अंबानी से याद रख लेना है ना। और फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में मोदी एंड सम अदर पॉलिटिशियंस। ठीक है, इसके अंदर आ जाओ बेटा आम आदमी। ठीक है, तो दिस इज जस्ट फॉर आपको समझाने के लिए है, ऐसा नहीं कि आप ऐसा लिख देंगे एग्जाम्पल्स। ठीक है, तो मैं हटा रही हूँ यहाँ से, कहीं आप लोग सोचें कि ये भी लिखना है। ये सिर्फ आपके याद करने के लिए है बेटा, ये सिर्फ आपके याद करने के लिए है। ठीक है, चलो हमने कर लिए हैं सब टाइप के शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट के जो मीन्स हैं, दैट इज डिफ्यूजन, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन और एक्टिव ट्रांसपोर्ट। अब हम करने जा रहे हैं कुछ क्वेश्चंस के आंसर्स देने जा रहे हैं। फॉर कवरिंग अ स्मॉल डिस्टेंस द सब्सटेंस मूव बाय, स्मॉल डिस्टेंस के लिए। ठीक है, डिफ्यूजन से होता है, यस। साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग, एक्टिव ट्रांसपोर्ट, ऑल ऑफ दीज, यस। तो आंसर आ जाएगा हमारा ऑल ऑफ दीज। साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग क्या होता है बेटा? साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग का मतलब समझो, शायद ये हमारा पोर्शन रह भी गया। ये मान लो कोई सेल है, ठीक है, तो सेल के मान लो इधर कोई सब्सटेंस है, तो ये सब्सटेंस साइटोप्लाज्म की मूवमेंट के थ्रू क्या कर जाएगा? बाकी पार्ट्स के अंदर भी पहुंच जाएगा। दैट इज नोन एज साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग, राइट। चलो
आगे आओ, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ। Which of the following undergoes multi-directional transport? Multi-directional याद रखना किसकी बात कर रहे हैं हम? मिनरल न्यूट्रिएंट्स, यस हो सकते हैं। अगर हम बात करें कुछ मिनरल्स जैसे कि नाइट्रोजन, उनकी ऑर्गेनिक फॉर्म क्या हो सकती है? अमाइनो एसिड्स, और इनऑर्गेनिक फॉर्म में नाइट्राइट्स या नाइट्रेट्स हो गए जैसे। और ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स इनका मल्टी डायरेक्शनल मतलब थ्रू फ्लोएम इनका ट्रांसपोर्ट हो सकता है। दैट मीन्स मैं आंसर टिक कर दूं बी एंड सी। चलो आगे आ जाओ। ओके, सिलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। Mineral nutrients are taken up by the roots and transported upward into the stem, leaves and growing region. Yes, right है। Mineral nutrients are taken up by the roots and transported upward. हाँ ठीक है। When a plant part undergoes senescence, the nutrient always remain the senescence part and get lost from the plant. नहीं, plant दोबारा से use कर लेता है उसको young leaves की growth के लिए। In the flowering plant, the complex traffic of the compound is an unorderly manner. नहीं, हमने पढ़ा था orderly manner में चलता है बेटा सब कुछ। All hormones shows polarized movement. सारे के सारे हार्मोन्स polarized movement, that is unidirectional movement show करते हैं। Mineral nutrients are taken up by the roots and transported. अच्छा, ये बेटा सब रीजन तक पहुंचाने के लिए मिनरल न्यूट्रिएंट्स के लिए फ्लोएम भी हो सकता है। तो करेक्ट आंसर हमारा यहाँ पे हो जाएगा डी। पोलराइज मूवमेंट का मतलब यूनिडायरेक्शनल, ये चीज हमने लिखी भी थी, दैट स्ट्रिक्टली पोलराइज्ड मूवमेंट। नेक्स्ट आ जाओ। यस, द डिफ्यूजन रेट इज अफेक्टेड बाय, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट भी इफेक्ट करता है, यस। मेम्ब्रेन परमेबिलिटी भी इफेक्ट करती है, प्रेशर और टेम्परेचर भी इफेक्ट करता है। आंसर इज ऑल ऑफ दीज। ठीक है, चलो आगे आ जाओ। नेक्स्ट देखो, विच प्रोसेस अंडरगो सैचुरेशन। सैचुरेशन कौन सा प्रोसेस चाहता है? फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में होता है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट में होता है, सिंपल डिफ्यूजन में नहीं होता है। तो दैट मीन्स हमारा आंसर आ गया बोथ ए एंड बी। ओके, तो विद दिस वी हैव कंप्लीटेड द शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट। और आज की क्लास में हमने क्या समझा? हमने समझा डिफ्यूजन के बारे में, एक्टिव ट्रांसपोर्ट के बारे में और फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन के बारे में। और नेक्स्ट क्लास में हम कंटिन्यू करेंगे हमारा यही वाला चैप्टर। टिल देन इट्स अ टाइम टू से थैंक यू, बट ऑलवेज रिमेंबर दैट यू हैव टू लर्न विद अ स्माइल।